अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद वकास, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डेफलेब्स प्राइवेट लिमिटेड। सो आज का हमारा जो सेशन है ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। ब्लॉकचेन का हमारा पहला सेशन है और इंशाल्लाह सेशन में हम कुछ थियोरेटिकल चीज़ों को सीखेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि हम किस तरह से ब्लॉकचेन में किक स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से कैसे चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। इस सेशन में हमारे साथ ब्लॉकचेन के लोग तो हैं ही हैं, लेकिन दूसरी इंटर्नशिप से रिलेटेड भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि ब्लॉकचेन को भी लर्न करना चाह रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू नो कि ब्लॉकचेन के जो लोग हैं वो अपना हैंड रेज करें ताकि मुझे आइडिया हो सके कि कितने कितने लोगों ने ज्वाइन किया हमें। ओके, ठीक है। आप लोगों में से स्टार्ट किया हुआ है जिनको आइडिया है ब्लॉकचेन का थोड़ा बहुत, या ऐसे लोग जो कि दूसरी वेब डेवलपमेंट वगैरह पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी और ब्लॉकचेन में जंप इन करना चाह रहे हैं, वो हैंड रेज करें। ठीक है, आई थिंक ओनली फोर। ऑलराइट, सो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने कैसे कैरियर का आगाज़ किया और कैसे इस फील्ड में आया और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज के दौर में ब्लॉकचेन किस तरह से करनी चाहिए और आज के दौर में इसकी कितनी डिमांड रहेगी या कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकल चीज़ों पे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आई हैव अराउंड 12 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस आईटी फील्ड। और मैंने 2013 में अपने कैरियर का स्टार्ट किया था ASP.NET डेवलपर के तौर पे, और उसके बाद मन स्टैक में भी थोड़ा बहुत काम किया, ETL बिजनेस इंटेलिजेंस में भी काम किया। 2015 में मेरे पास एक क्लाइंट आया जर्मनी का, उसने कहा कि जी मुझे बिटकॉइन की इंटीग्रेशन करवानी है ई कॉमर्स के एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने कहा जी बिटकॉइन तो सुना है फ्रॉड है और मार्केट में भी ऐसा ही ट्रेंड चलता है कि BTC फ्रॉड है, तो हम तो नहीं करेंगे। उसने कहा कि चले मैं आपको बिटकॉइन देता हूँ, ठीक है, आप इसको सीखें, इसको ट्राई करें, यूज़ करें ताकि आपको आइडिया हो, और इसके बाद फिर आप मुझे इंटीग्रेट करके देना। खैर, फॉर द फर्स्ट टाइम आई यूज बिटकॉइन, और फिर मुझे आइडिया हुआ कि जी कैसे ये वर्क करता है। उस टाइम बिटकॉइन की प्राइस थी आई थिंक $600। आज इसकी प्राइस है आई थिंक अराउंड $60,000। और जो सबसे इसकी पीक पे प्राइस गई थी वो थी $122,000। आप लोगों को आइडिया होगा जो ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट रखते हैं कि बिटकॉइन क्या होता है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़रा इंटरेक्टिव सेशन रखें, इसमें पार्टिसिपेट करें। इसको हम, ये जस्ट ट्रेनिंग नहीं है, नई वर्कशॉप है। ये हमारी इंटर्नशिप का फर्स्ट सेशन है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग फुल इसमें पार्टिसिपेट करें, कोई क्वेश्चन हो वो पूछें, और आपकी तरफ से भी इनपुट इसमें आनी चाहिए ताकि हम इसको फुल इंटरेक्टिव और यूजफुल सेशन बनाएं। तो जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज़ कैमरा ऑन कर लें ताकि हम एक क्लासरूम वाली फीलिंग हमें आए। फीमेल्स के ऊपर कोई वो पाबंदी नहीं है, मेल्स अगर आप मेल्स में से कोई कैमरा ऑन करना चाहे तो प्लीज़ कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, तो 2015 में मैंने बिटकॉइन पे काम स्टार्ट किया और उस टाइम $600 की प्राइस थी। और फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर बिटकॉइन पे एज अ पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट किया। खैर, वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि जो फ्यूचर है ना ये ब्लॉकचेन का है, और डिसेंट्रलाइजेशन का फ्यूचर है बहुत ज़्यादा। अभी अभी उस टाइम बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड नहीं था, बहुत कम लोगों को उसका आइडिया था। तो खैर 2018 में हमने कंपनी बनाई, जिसमें हमने सोचा कि सिर्फ ब्लॉकचेन पे ही काम करना है और इसी का हमने नीश बनाना है। खैर 2018 में हमने कंपनी स्टार्ट की और उसमें हम लोग लीड कर रहे थे ब्लॉकचेन के अंदर। और डेट वाज द टाइम के जब ब्लॉकचेन के डेवलपर नहीं मिलते थे, तो हमने दूसरी फील्ड से लोगों को लेके उनको ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेन किया और उनको काम सिखाया। उसके बाद फिर अपने साथ उनको प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया। अच्छा, उस टाइम क्या, जिन लोगों को थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन का आइडिया है उनको आइडिया होगा कि इसमें सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली यूज कर कामों के लिए, जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह आगे, ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, NFTs वगैरह बनाने के लिए। तो उस टाइम हमें सॉलिडिटी का कोई बंदा नहीं मिलता था किया जाए। Web3 का तो बहुत कम लोगों को आइडिया था। तो खैर उसमें फिर हमने सॉलिडिटी को सीखा, लोगों को सिखाया, एक टीम बनाई। डेट वाज द टाइम के जब डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत कम। वो डिसाइड कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो उसकी प्राइस एकदम से फ्लक्चुएट कर जाती है, प्राइस इसकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है तो एकदम से प्राइस नीचे आ जाती है। तो खैर उस टाइम डेवलपर्स नहीं थे और क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा इसमें आ रहे थे, इन्वेस्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा इन हो रहे थे। तो हमने अपनी जो प्रोफाइल्स थी, फाइवर की प्रोफाइल थी, अपवर की प्रोफाइल थी, फ्रीलांसर की प्रोफाइल थी और लिंक्डइन की जो प्रोफाइल थी हमारी, हमने उनको ब्लॉकचेन के लिहाज से ऑप्टिमाइज कर दिया, कीवर्ड्स वही ऐड कर दिए, डिस्क्रिप्शन वही ऐड कर दी और खुद को बताना शुरू किया कि हम सिर्फ ब्लॉकचेन में काम करते हैं। अच्छा, उस टाइम ये था कि एक मैं रफली एक फिगर बताता हूँ, एक आइडिया के तौर पे, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ERC-20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आज के दौर में बनाना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का काम है, ठीक है, यूजिंग AI। उस टाइम एक ERC-20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बनाने का हमने अराउंड 40,000 भी चार्ज किया था।
ठीक है भाई, ये मैं एक रफली बता रहा हूँ, एक्चुअल फिगर नहीं बता रहा, ये मैं रफली बता रहा हूँ कि कितनी ज्यादा उस टाइम वैल्यू थी कि एक बंदा है जिसने अपना एक टोकन लॉन्च करना है, एक कॉइन लॉन्च करना है ब्लॉकचेन के ऊपर, और वो आपको $40,000 देने को तैयार है। और सोचें कि उसने इसमें से कितना अर्न किया होगा, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल भी लोग नहीं थे, तो जो लोग थे उनकी उनकी वर्थ बहुत ज्यादा थी। इसके बाद हमने इससे भी ज्यादा बड़ी प्राइस के प्रोजेक्ट्स हमने बिल्ड किए और उसको लिया भी, और एक बहुत बड़ी अराउंड 70+ की हमने टीम बनाई, जो कि सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर ही काम कर रही थी, इस पे काम कर रही थी। खैर उस टाइम हमने ब्लॉकचेन पे बहुत ज्यादा काम किया, इसने नॉन ईवीएम ब्लॉकचेन पे काम किया, और वेब थ्री एप्लीकेशन पे भी काम किया, स्मार्ट वेब थ्री एप्लीकेशन पे भी काम किया। तो अच्छा, ये जो ट्रेंड रहा ये 2022-23 तक रहा। 22 में आके तकरीबन ये ट्रेंड कम होना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत ब्लॉकचेन सीखना शुरू कर दी, और मार्केट में जो डिमांड तो थी बट उसकी सप्लाई भी बहुत ज्यादा होगी, तो फिर उसकी वो जो प्राइसिंग थी वो ऐसा ऐसा नीचे आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया कि अब खाली आप ब्लॉकचेन पे नहीं रह सकते, बल्कि आपको भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क की भी जगह स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है कि जो आप ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट पहले लिखाते थे लोगों से, डेवलपर से, जो कि आपको फुल फुल मंथ में एक ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट मिलता था और उसका आप ऑडिट करवाते थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब आपने AI के साथ देखना कि AI के साथ आप कैसे स्मार्टली उसको कम वक्त में लिखवा सकते हैं। तो अगर आप हमजा राव, आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद फिर हमने क्या किया कि जी अब के दौर में हमें वो प्राइस तो नहीं मिल रही कि 40,000 आप एक ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट के लिए चार्ज करें क्लाइंट से। तो फिर अब क्या था कि अब आप कम वक्त में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनाएं और कम प्राइस पे बनाएं। ठीक है, तो अब आप $100, $200, $500 या $1,000 में वही कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, लेकिन आप उनको जल्दी बना रहे थे, और आपने उसकी सप्लाई आपने बढ़ा दी थी, मतलब उसकी आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी थी। तो अगर आपको क्वांटिटी स्मार्टली इंक्रीज करना आती है AI के साथ, तो फिर आप वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं, मतलब आप उतने ही पैसे कमा सकते हैं स्मार्टली, ठीक है, AI टूल्स के साथ। तो खैर, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि आज के दौर में हम किस तरह से ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं। क्या खाली सॉलिडिटी को सीखना इनफ है, या फिर इसके अलावा रस्ट वगैरह को भी सीखना ज़रूरी है, और क्या खाली EVM ब्लॉकचेन को सीखना चाहिए या नॉन EVM ब्लॉकचेन को भी सीखना चाहिए, जिसमें दूसरी है सोलाना है, इसके अलावा स्टेलर है, ब्लॉकचेन में आ जाता है। तो या वो कहाँ पे बेनिफिट आपको देती हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हम सीखेंगे, जैसे कि इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। लेकिन ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ काफी थोड़ी हाई लेवल, ठीक है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। आई नो कि आप लोगों में ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो हैंड रेज करेंगे, इवन कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के भी हैं। डज नॉट मैटर कि आपको ब्लॉकचेन कैसे भी आती है, कोई मैटर नहीं करता, आपको बिल्कुल जीरो से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम इसी से। ओके, जिनको ब्लॉकचेन का कुछ भी नहीं आता, ABC का भी नहीं पता कि ब्लॉकचेन है क्या, तो वो हैंड रेज करें। सबको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है? प्लीज मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि किसी का मैसेज आया कि बफरिंग नहीं सही हो रही। बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है सर? कट कट यानी बफरिंग हो रही है। ओके, वॉइस में इशू है, जस्ट अ सेकंड, मैं इंटरनेट स्विच करने लगा, जस्ट अ सेकंड। अब ठीक है, ओके। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक है जी। अच्छा, इस इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बेसिकली हमारा 4 वीक का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, और कुछ लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट है 6 वीक की, यूनिवर्सिटी की तरफ से डिमांड है कि 6 वीक की इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है। तो हम उनको आगे 6 वीक तक एक्सटेंड करेंगे, उनको कुछ प्रैक्टिकल टास्क देंगे, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वो हमें वो टास्क कंप्लीट करके दें प्रैक्टिकली, और अपनी तरफ से इनपुट दें, तो हम उनको 6 वीक तक भी एक्सटेंड कर देंगे। तो इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने सारे सेशन अटेंड करने हैं। सारे सेशन आप लोगों ने लाइव अटेंड करने हैं। बाद में जो रिकॉर्डिंग है वो मिल तो जाती है, बट उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि लाइव सेशन में आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो फीलिंग नहीं आती। तो इसके अलावा आपको जो वीकली टास्क होंगे वो अपने हर हाल में कंप्लीट करने हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप अपना टाइम ट्रैक कर सकें। सो एम्प्रेडार, जहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई किया था, उसी प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप प्रोडक्टिविटी के मॉड्यूल में जाते हैं और टुडे में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको
आप टास्क को सॉरी टाइम को स्टार्ट भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आपने टाइम स्टार्ट करना है तो आपने बताना है कि मैं किन चीज़ों पे आज काम करूंगा, और जब आप टाइम एंड करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप लोगों ने किस चीज़ पे काम किया। ठीक है, आपने जो आज की कंप्लीटेड टास्क है वो बता दें, और अगर आप कहीं पे स्टक हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दें, और उसके अलावा आपका कल का क्या प्लान है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। तो यहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें करके इसको एंड कर देना है। अच्छा, आपकी ये सारी सारी टाइम की रिपोर्ट हमारे पास आती रहेगी, हमें आइडिया होता रहेगा कि कौन कहाँ पे किस चीज़ पे काम कर रहा है और कहाँ पे स्टक है, और कौन कितना प्रोडक्टिव काम कर रहा है। यहाँ पे आपने इतना ही काम करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। जब आप टास्क स्टार्ट करेंगे ना, जैसे मैं इसको एंड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप टास्क स्टार्ट करेंगे तो आपने उस टाइम बताना कि आप कौन से टास्क पे काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम आपको पहले से ही टास्क असाइन कर देंगे। ठीक है, आपने उन्हीं टास्क को सिलेक्ट करके अपना वर्क स्टार्ट करना है। जैसे वर्क ऑन ऑन टास्क, यहाँ से आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल, यहाँ से कोई ना कोई टास्क सेलेक्ट करेंगे और इस पे काम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, आपने इन टास्क को जाके कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि ये सेम टास्क बाकी सब मेंबर के साथ भी शेयर्ड है, तो आपने इनको बिल्कुल भी मार्क एज कंप्लीट नहीं करना। ये सिर्फ आपकी लर्निंग पर्पज के लिए। जबकि जो टास्क की सबमिशन है उसके लिए हम आपको अलग से गूगल फॉर्म देंगे, आपने वहाँ पे एक वीक के बाद अपने टास्क को सबमिट करवाना है। ऐसे लोग जो कि अपने टास्क जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, उनके लिए हम कुछ ऑप्शनल टास्क रखेंगे जो कि नेक्स्ट होंगे, जो कि एडिशनल लर्निंग होगी, तो आप उनको फिर भी काम कर सकते हैं। बट आपने मिनिमम 2 आवर्स पर डे इसमें लाजमी स्पेंड करने हैं। अगर कोई एक दिन में नहीं कर सकता तो उसको एटलीस्ट वीक में अपने 12 आवर्स कंप्लीट करने हैं, सॉरी 10 आवर्स लाजमी कंप्लीट करने हैं। तो ये मंडे टू फ्राइडे है, मंडे टू फ्राइडे आपने 10 आवर्स टोटल कंप्लीट करने हैं। लेकिन अगर कोई एडिशनल वर्क करना चाह रहा है, एडिशनल इसमें सीखना चाह रहा है, तो ये आपके ऊपर है। आई वांट कि आप लोग एडिशनल सीखें, एक्स्ट्रा इसमें टाइम स्पेंड करें। इस एक मंथ को आप फुली प्रोडक्टिव बनाएं, इंशाल्लाह ये आपके पूरी उम्र आपके काम आएगा। क्योंकि हम इसमें ब्लॉकचेन तो सीखेंगे, लेकिन इसके अलावा ब्लॉकचेन के साथ साथ हम और भी कुछ चीज़ें सीखेंगे। जैसे हमारा ये जो ब्लॉकचेन का सेशन था, इसमें मैंने दूसरे डेवऑप्स के और एसक्यूए के और मनस्टैक वाले लोग भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी इंटर्नशिप से, ताकि उनको इधर सीखने को मिले। इसी तरह आप लोगों को भी दूसरी इंटर्नशिप में लिंक्स लाजमी आया करेंगे, ताकि आप लोगों का वहाँ पे भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन हो। फॉर एग्जांपल, हमारी वेडनेसडे को ऑटोमेशन का फर्स्ट सेशन है इंटर्नशिप का, तो आप लोगों को वहाँ पे भी एक लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करके ऑटोमेशन से रिलेटेड भी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो आपका फुल मंथ है ये फुली प्रोडक्टिव होगा, प्रैक्टिकल चीज़ों पे, डिफरेंट फील्ड की चीज़ों पे। आज के दौर में खाली आपको एक चीज़ नहीं आनी चाहिए। पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले वेब3 का और ब्लॉकचेन के डेवलपर अलग अलग होते थे, लेकिन आज के दौर में जब एआई का दौर है तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको ब्लॉकचेन भी आनी चाहिए, आपको वेब3 का भी आइडिया होना चाहिए, आपको वेब डेवलपमेंट का भी आइडिया होना चाहिए कैसे वर्क करती है, आपको बेसिक डिप्लॉयमेंट्स वगैरह का भी आइडिया होना चाहिए, बेसिक यूनिट टेस्टिंग वगैरह जो होती है उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल चीज़ खत्म हो जाएगी जो हम एक मिथ बनी हुई है कि ब्लॉक जो एआई है वो लोगों की जॉब्स खा रही है। एआई सिर्फ उन लोगों की जॉब्स खा रही है जो कि खुद को अपग्रेड नहीं करे, जो खुद को इवॉल्व नहीं करे एआई के रिक्वायरमेंट के लिहाज से। आप लोग इंशाल्लाह अगर इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो आप लोग कभी भी एआई आपकी जॉब नहीं खाएगी, बल्कि आपकी उल्टी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका। अच्छा, ये जो चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ पे सारी, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम हमारा ना तो कोई इंस्टीट्यूट है डेफी लैब्स का, और ना ही हम कोई ट्रेनिंग सेंटर है, या फिर ना ही हम किसी से कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं। आप लोगों के सामने सारी इंटर्नशिप फ्री है। हमारा इसमें से क्या पर्पज है, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि जिसका मतलब 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, और हम तब से इन प्रोजेक्ट्स में उन सब चीज़ों में काम कर रहे हैं। हमारी टॉप रेटेड प्रोफाइल्स हैं अपवर्क के ऊपर, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और हमारे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, और हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को हैंड्स ऑन वर्क भी कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट सिस्टम लाइव भी हैं जिनके ऊपर हमारी टीम सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। हमारी आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, या हमारा इसमें क्या बेनिफिट है? हमारा बेनिफिट सिर्फ ये है कि हम आप लोगों को वो चीज़ें सिखाएं जिसकी इस टाइम मार्केट में डिमांड है, या जिसकी इस टाइम हमारी कंपनी में डिमांड है। हम चाहते हैं कि स्मार्ट वर्क करें, कम टाइम में ज़्यादा काम करें। हमें ऐसे लोग मार्केट में बहुत कम मिलते हैं, या जो आते भी हैं उनको सही से उन चीज़ों का यूजेज नहीं आता। तो आप लोगों को हम जो चीज़ सिखाएंगे वो मार्केट में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ट्रेंड है, और एक्चुअल में जो डिमांड है वही चीज़ सिखाएंगे आपको। आपको सिर्फ टाइम पास करने के लिए हम इधर उधर की चीज़ें नहीं सिखाएंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कितना ज़्यादा लर्न करते हैं, कितना अपना नॉलेज गेन करते हैं, और कितनी इसमें एफर्ट्स पुट करते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो वो आपको सिर्फ वही लिमिटेड चीज़ें सिखाएंगे जो उनको आती हैं, बट हम चाह रहे हैं कि हम आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें सिखाएं जिसकी मार्केट में डिमांड है और हमें डिमांड है। फिर आप लोगों से हमारा फायदा क्या होगा कि आप लोगों में से इंशाल्लाह हम वो लोग चूज करेंगे जो कि वाकई जिन्होंने खुद को प्रूव किया, जिन्होंने सेशन अटेंड किया, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किया, और उनको फिर इंशाल्लाह हम अपने साथ ऑन बोर्ड करेंगे अपनी कंपनी में भी, और हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी हम उनको प्रमोट करेंगे। तो ये हमारा आप लोगों से बेनिफिट है। और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं होंगे, वो डेफिनेटली प्रैक्टिकली नॉलेज तो गेन करेंगे, वो दूसरी कंपनीज में भी इंशाल्लाह इस चीज़ पे जाके अप्लाई करेंगे और बेनिफिट लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आगे हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन के इंट्रोडक्शन से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो है ना, ये ऑटोमेशन की इंटर्नशिप वो हमारी यूनिवर्सिटी भी 6 वीक्स की ना रिक्वायरमेंट्स कर दी है। उसको आप थोड़ा रिलायबल कर देंगे ना बाद में? ये 4 वीक्स का आ रहा है ना हमारे लिए, जो है डैशबोर्ड, तो बस ये। हम्म, तो दूसरा, ठीक है। हमारी
हमारे साथ जो भी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है, आप लोगों की जो भी इंटर्नशिप है, प्लीज आप लोग हमें एक मैसेज कर दीजिएगा कि आप लोग 6 वीक की करना चाह रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट की बेस पे फिर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे 6 वीक तक। और सेकंड क्वेश्चन सर ये कि ये ब्लॉकचेन को जिस तरह आप करवा रहे हैं, तो इसको थोड़ा मतलब रिलेट करके चीज़ों को बताइएगा। मे भी आप उसी तरह मूव ऑन होंगे जिस तरह का ब्लॉकचेन के या ऑटोमेशन के साथ रिलेशन, जिस तरह मेरी फील्ड डाटा साइंस से है एक्चुअली यूनिवर्सिटी में, वो थोड़ा मतलब बंदा थोड़ा ना वो रिलेटेबल नहीं रहता ज़रा सीखते हुए चीज़ों को। आपको हम्म। पता है डिफरेंट सीखें, उधर भी स्किल डिफरेंट, उधर भी डिफरेंट, तो वो ज़रा पजल हो जाता है। हाँ देखिए, हमारी ये जो इंटर्नशिप है, पहले मैं बता दूं कि हम इसको बिल्कुल जीरो से लेके स्टार्ट करेंगे। जितनी भी हमारी इंटर्नशिप है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, और ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि शायद कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के भी हैं, और जिनको बिल्कुल भी इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, जिनको वेब डेवलपमेंट का भी कोई नॉलेज नहीं है। तो आज के दौर में मुझे लगता है कि आपको 4 ईयर्स कंप्लीट करने की, या उसको 4 ईयर्स को कंप्लीट करने का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये चीज़ें प्रैक्टिकली लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको मेंटोरशिप सही मिल रही है तो, और आप इन चीज़ों से अर्न करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको एक राइट डायरेक्शन चाहिए। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि यार लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर से ही इतना इंपावर कर देना कि जब फोर्थ सेमेस्टर तक, जब उनका 8 सेमेस्टर कंप्लीट होने लगे, तो उनको उनको हर चीज़ आइडिया हो, बल्कि वो मार्केट में अच्छा अर्न कर रहे हो, और उनको उनकी कोई डिपेंडेंसी ना हो डिग्री के ऊपर, कि डिग्री कंप्लीट होगी तो हमने ये लर्न करना है और फिर हमने अर्न करना है। तो उस तरह की डिपेंडेंसी हम खत्म करना चाह रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही रखें कि इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जीरो से लेके एक्सपर्ट लेवल तक हम इसमें कोशिश करेंगे सिखाने की। लेकिन एक और भी चीज़ कि हम इसमें स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग आपकी तरफ से हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि हम आपको जो सिखा रहे हैं, आप उससे ज़्यादा सीखें और उससे ज़्यादा एफर्ट मारें। हम आपको डायरेक्शन देंगे कि भाई ये डायरेक्शन है। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, आज के दौर में अगर कोई बंदा आपको रिएक्ट जीएस सिखाना शुरू कर देगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा बताएगा कि यार रिएक्ट जीएस ना सीखो, उस पर अपना टाइम ज़ाया ना करो, बल्कि नेक्स्ट जीएस सीखो, ठीक है, और एक ही कोड बेस बनाओ, उसमें काम करो, तो वो आपको सही मशवरा दे रहा है, ठीक है। अगर आप इस मशवरे के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जीएस सीख लेंगे, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है, बजाय इसके कि आप रिएक्ट जीएस पे पूरा 3-4 महीने ज़ाया करें, उसके बाद आपको समझ आए कि नेक्स्ट जीएस सीखनी चाहिए थी। तो ये इतना मशवरा भी काफ़ी होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो जो राइट डायरेक्शन है उसकी तरफ लेके चलें, लेकिन उसके ऊपर अब आगे भागना कैसे है, ये अब आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जीरो से स्टार्ट करके हम जो सारी फील्ड्स हैं इसको आपस में रिलेट करवाएं। जैसे आपका क्वेश्चन था कि अब मन स्टैक वाले जो है ऑटोमेशन को कैसे सीख सकते हैं, या ब्लॉकचेन में ऑटोमेशन कैसे हो सकती है, या उसका क्या एडवांटेज है। तो जहाँ पे पॉसिबल हुआ वहाँ पे हम लाजमी इसको कोरिलेट करके बताएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा हमारी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे ऐसा हो सकता है। जैसे एआई ऑटोमेशन है, अब एआई ऑटोमेशन में आपको पता है कि मार्केटिंग वालों को बहुत ज्यादा काम है, तो मार्केटिंग वालों को आइडिया नहीं है कि एआई ऑटोमेशन भी कोई चीज़ है, या N8N भी कोई चीज़ है। तो हम उनको भी इंशाल्लाह इसमें इन्वॉल्व करेंगे कि वो अपने आप काम को कैसे कर सकते हैं। हम इसमें जो एसक्यूए वाले हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो गोल ये है कि आप खाली एक फील्ड की हद तक न रहें, आप ब्रॉडली इस चीज़ को इसको ज़रा लर्न करें, चीज़ों को सीखें, और ताकि आप खुद डिसीजन ले सकेंगे। अच्छा, अगर मैं एसक्यूए में था भी और ये मेरे लिए गुड फिट नहीं है, लेकिन आपके पास दूसरी डोमेन का नॉलेज एटलीस्ट हो कि अगर आप उसमें स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसमें इजीली स्टार्ट कर सकें, स्विच कर सकें। तो हमारा गोल ये है जी। किसी और का क्वेश्चन है तो पूछने, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सर, इस इंटर्नशिप को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली मैं एआई ऑटोमेशन से हूँ। जी जी सर, हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल आप वाली बात है, 6 मंथ्स की 6 वीक्स की उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने करनी है इंटर्नशिप। तो ठीक है। ठीक है, मैं उसमें भी ऑप्शनल वीक भी 2 कर लूंगी। लेकिन सर उन्होंने हमें ना एक गाइडलाइन दिया कि समर इंटर्नशिप की गाइडलाइन दी है, उसमें ना ये है कि हमें जब कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिले जिस सॉफ्टवेयर हाउस पे हम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है 2 परफॉर्मर्स है वो भी फिल करवाने हैं। तो क्या आप हमें परफॉर्मर्स फिल करा देंगे ताकि हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए, और हमारा एक कोर्स है यूनिवर्सिटी का इंटर्नशिप। अच्छा, इसमें यह है कि हम एक चीज़ को हम फुलफिल नहीं कर सकते, वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है ऑन साइट इंटर्नशिप वाली, तो वो तो नहीं फुलफिल हो सकती। इसको हम रिमोट ही लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बट रिमोट इंटर्नशिप में रह के जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को परफॉर्म हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें आइडिया हो जाए। और मैं एक और चीज़ इसमें मेंशन करता चलूँ कि इससे पहले हमने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ वर्कशॉप भी करवाई है, ट्रेनिंग्स वगैरह भी हमारी हुई हैं बच्चों के साथ। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ का जो नॉलेज होता है ना, प्रैक्टिकल फील्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो ज़रा थोड़ा सा लिमिटेड नॉलेज होता है, क्योंकि मार्केट में एक डिफरेंट चीज़ की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट चीज़ का ट्रेंड है, बट यूनिवर्सिटीज़ ज़रा इससे एक दो स्टेप पीछे होते हैं। तो अगर तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट, अगर उन्होंने कोई टॉपिक्स वगैरह आपको दिए हैं, तो अगर तो वो हमारे अकॉर्डिंग है तो फिर ठीक है, वरना उसके ऊपर हम आपको सजेशन दे देंगे कि भाई ये आउटडेटेड चीज़ है और आप इसकी ये सीख लें। तो इस तरह से इसको लेके जाएगा। सर, वो एक तो रिमोट को अलाउ कर रहे हैं और सेकंडली एआई को तो अलाउ कर रहे हैं राइट नाउ। तो एआई का तो बहुत ही स्कोप है, तो उन्होंने इसमें लिखा है। वैसे मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूं फिर इधर ये ऑटोमेशन वाले में। अब हम ये डीएम कर दें, साथ अपनी यूनिवर्सिटी के नाम में प्लीज मेंशन कर दें, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है इसी से। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जी ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर। किसी और की भी रिक्वायरमेंट है 6 वीक वाली? आप लोगों में से अभी तक 2 कैंडिडेट हमारे पास आए हैं। सर हमारी 160 आवर्स की है यानी रिक्वायरमेंट ना।
160 आवर्स की, तो वो जैसे मर्जी कर ले, यानी 2 वीक्स के हिसाब से टोटल 160 आवर्स होने चाहिए कंप्लीट। ओके 160 आवर ठीक है। 160 वैसे तो नहीं कंप्लीट होंगे क्योंकि हमारे तो 4 वीक्स में 40 आवर्स बनेंगे, 10 आवर्स हैं, बट अगर आप लोग उसमें ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं तो हमारी तरफ से फुल सपोर्ट होगी आप लोगों के लिए। ओके सर। ठीक है। सर हमारी यूनिवर्सिटी की भी 6 वीक की रिक्वायरमेंट्स है। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दें साथ अपना। सर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू टेक इस्लामाबाद। ठीक है, और इससे पहले जो लोग आए उनकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी? सर मेरी फास्ट लाहौर है। ठीक है। सर सर मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ठीक है, कॉमसेट लाहौर। कॉमसेट ओके ओके। सर मेरी यूनिवर्सिटी की भी 6 वीक्स की रिक्वायरमेंट है। कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी? जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ओके, चलें आप लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम इसको प्लान आउट कर लेंगे। आप लोग सारे एआई ऑटोमेशन से हैं या फिर कौन सी ब्लॉकचेन से हैं, कि कौन सी आप लोगों की फील्ड है जिन्होंने बताया? एआई ऑटोमेशन। सर एआई ऑटोमेशन से। एआई ऑटोमेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जी। सर मेरा इधर कॉमसर्ट सटक में 6 वीक के लिए है इंटर्नशिप, तो आप लोगों का क्योंकि 4 वीक्स के है तो मुझे 6 वीक के लिए ऑफर हो सकती है इंटर्नशिप? जी अभी वही चीज़ डिस्कस हो रही थी कि जिनकी 6 वीक की रिक्वायरमेंट है वो प्लीज़ हमें ना मैसेज कर दीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी और जिस कोर्स में आप इनरोल हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर इसको ना एक्सटेंड कर देंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, आई थिंक ज़्यादा रिक्वायरमेंट एआई ऑटोमेशन की ही आ रही है, तो इस कोर्स को फिर हम देखेंगे अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो। जी अब्दुल मकीद आपका हैंड रेज है, नफीसा आपका, अहमद आरिफ, आप लोग की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो? सर मैंने एक चीज पूछनी थी। जी सर आपने कहा था कि यू हैव टू बी देयर इन एवरी लाइव सेशन, फिर आपको कंप्लीशन वगैरह होगी आपकी। तो जी व्हाट्स द टाइम ऑफ दिस सेशन नॉर्मली गोना बी? देखें जो हमारे टेक्निकल इंटर्नशिप्स हैं ना, जिसमें हमारे पास मनस्टैक है, एआई ऑटोमेशन है, डेवऑप्स है, तो इनके लिए हमें मिनिमम 2 आवर्स या 2.5 आवर्स चाहिए होंगे एक सेशन के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों को हमने कवर करना होता है। तो ज़्यादातर इसका जो टाइम हम चूज़ करेंगे वो यही टाइम होगा, 3 to 5 का ही। लेकिन इसके अलावा आपने जो खुद से जो प्रैक्टिकल वर्क करना है वो फ्लेक्सिबल है, वो आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं, उसमें कोई इस तरह की हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है सर। सर ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग और भी काफ़ी आपके पास काफ़ी मतलब इंटर्नशिप्स आप करवा रहे हैं, मतलब अदर देन ये ब्लॉकचेन वाली, तो ये टाइम मतलब चेंज भी होगा राइट, कि मतलब आगे, क्योंकि लेकिन आप ग्रुप में बता देंगे अभी जी, कंफर्म नहीं है। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, वो हमारी टीम है वो इसको मैनेज कर लेगी, उसका इशू कोई नहीं है। ठीक है, चलें ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी। अच्छा जी, किसका क्वेश्चन है? कैन यू शेयर द डेवऑप्स? सफिया दाऊद, आप डेवऑप्स का लिंक मांग रहे हैं, डेवऑप्स इंटर्नशिप का वो क्लोज हो चुकी है, डेवऑप्स की इंटर्नशिप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप उसमें कोई प्रैक्टिकली चीज़ करना चाह रहे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह, जब उसका सेशन स्टार्ट होगा ना, तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। हमारे आप सिर्फ एट ए टाइम सिर्फ एक ही इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हैं, जबकि सर्टिफिकेट आप किसी का भी ले सकते हैं टेस्ट पास करके, और इसके अलावा आपके साथ लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, आप वो उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी, ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब एक सेशन तो उसका हो चुके हैं, नेक्स्ट सेशन उसका आई थिंक एक्सपेक्टेड है थर्सडे को, तो थर्सडे वाले दिन आपको लिंक मिल जाएगा उसका। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टार्ट करें ब्लॉकचेन। यस सर। ओके जी, तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बिल्कुल स्क्रैच से जीरो से स्टार्ट करते हैं, ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या। तो ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देखते हैं कि वेब 3 क्या चीज़ है। आप लोगों को आइडिया कि वेब 1 क्या चीज़ थी, वेब 2 क्या चीज़ है और वेब 3.0 क्या चीज़ है, अभी बता सकते हैं? सर ये वेब के वर्जन्स हैं क्या? सर ये एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट है। पहले स्टैटिक पेज होते थे वेब 1 में, वेब 2 में आपके पास सोशल मीडिया और मतलब डायनामिक। अपलोड एंड डाउनलोड आ गया था, और 3 में आपके पास, लेकिन वो वेब 2 में सेंट्रलाइज था, अब 3 में डिसेंट्रलाइज्ड हो गया सारा कुछ। तो अगर हम वेब 1 की एग्जांपल लेना है तो वेब 1 की एग्जांपल ऐसा था जैसे विकिपीडिया, आप वहां से सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को रीड कर सकते हैं, वहां पे कोई कंटेंट राइट नहीं कर सकते या फिर वहां पे कुछ इनपुट नहीं दे सकते, ठीक है, सिर्फ रीड करना।
तो ये स्टार्ट का दौर है विकिपीडिया का, तो हम उसकी एग्जांपल लेते हैं वेब 1.0, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। वेब 2.0 क्या आती है, जहाँ पे आप डेटा को राइट भी कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे फेसबुक आए, ठीक है, वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने से मुराद ये क्या कि आप वहाँ पे अपना डेटा इनपुट करके फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह तो उनके सर्वर में सेव कर सकते हैं। तो वो आपका वेब 2.0 था। वेब 2.0 में क्या था कि आपका जो डेटा है वो किसी सर्वर में जाके सेव हो रहा है, बट उस डेटा के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे फेसबुक चाहे तो आपका अकाउंट कभी भी बैन कर दे, ठीक है। लिंक्डइन चाहे तो आपका अकाउंट कभी भी बैन कर दे और आपके डेटा को मॉडिफाई कर ले, तो आपका डेटा जो है वो कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है, आप खुद अपने डेटा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब खुद भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अलाउ करते हैं तो। जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि डिलीट माय अकाउंट का अपना अकाउंट डिलीट करें तो आपके डेटाबेस में से आपका डेटा डिलीट कर देंगे। लेकिन कुछ वेबसाइट्स होती हैं ये आपको ऑप्शन देती ही नहीं है, तो आपने सिर्फ वहाँ पे जैसे अपना डेटा पुट किया तो वो उनके सर्वर पे परमानेंट सेव है अनटिल अनलेस कि वो खुद उसको डिलीट ना करें, ठीक है। तो जो डेटा की जो अथॉरिटी है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, उसका कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी के पास है। ये वेब 2.0 है। अच्छा, वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 ये है कि आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं, डेटा को राइट भी कर सकते हैं। सर वेब 2.0 बताइए एक दफा दोबारा। वेब 2.0 ये थी कि आप डेटा रीड भी कर सकते हैं, डेटा राइट भी कर सकते हैं, लेकिन आपका डेटा किसी और की अथॉरिटी में है, ठीक है। जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो फेसबुक आपको बताए बगैर आपका अकाउंट डिलीट कर सकता है। या फिर हम बैंक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, आप अपने बैंक में पैसे रखवाते हैं, लेकिन आपका बैंक चाहे तो आपका अकाउंट बैन कर दे, ठीक है, या आपके ऊपर लिमिटेशन लगा दे कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते। तो आपका जो डेटा है उसके ऊपर आपका फुल कंट्रोल नहीं है। ये वेब 2.0 है, ठीक है। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 ये है कि आप डेटा को रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपका जो डेटा है उसके ऊपर आपकी फुल अथॉरिटी भी है, फुल कंट्रोल भी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिप्टो करेंसी का किसको आइडिया है, क्रिप्टो करेंसी किसको आइडिया है, बिटकॉइन का किसको आइडिया है? अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो बताए, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर नहीं पता। अच्छा, जैसे आप लोग, एक होती है डिजिटल करेंसी और एक होती है फियाट करेंसी। फियाट करेंसी क्या होती है? जैसे आप रियल वर्ल्ड जो करेंसीज होती हैं, पीकेआर है, डॉलर है, ये आप लोग यूज करते हैं, तो ये हमारी फिजिकल करेंसी भी कह सकते हैं, फियाट करेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है वो बैक करती है, ठीक है। डिजिटल करेंसीज क्या होती हैं? जैसे बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन जो है वो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी प्राइस को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि मार्केट डिसाइड कर रही है ऑटोमेटिकली। यूजर डिसाइड कर रहे हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, कब चेंज होगी। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और जब पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस जो इंक्रीज हो जाती है। तो बिटकॉइन जो है वो बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जो कि आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, इसको कोई गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही। तो जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सबसे जो मेन एप्लीकेशन बनी हुई है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, वो क्रिप्टो करेंसी ही है। क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के अलावा और बहुत सारी 3000 4000 प्लस इसमें और भी करेंसीज बनी हुई हैं, बन रही हैं, लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन है उसमें हम बिटकॉइन को कंसीडर करेंगे, इथेरियम को कंसीडर करेंगे, एलटीसी, डॉज, डैश और बीएनबी वगैरह, इनको हम कंसीडर करते हैं कि ये डिजिटल करेंसी जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो करेंसीज बनी हुई हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपका डेटा आपके अपने कंट्रोल में है अगर आप उसको डिसेंट्रलाइज वे में सेव करते हैं या वेब 3 के ऊपर सेव करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन में अपने बिटकॉइन पुट करते हैं या बैलेंस उसका सेंड करते हैं जो कि सेंट्रलाइज है, जैसे बाइनांस, आपको पता होगा बाइनांस एक्सचेंज का, जैसे बाइनांस है वो सेंट्रलाइज है, तो वहां पे आपका फुल कंट्रोल नहीं है आपके फंड्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, उनकी डेटाबेस में आपके फंड सेव हैं और वो कभी भी चाहें तो आपका अकाउंट बैन कर सकते हैं, आपके फंड्स को लॉक कर सकते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर आप मेटामास्क, एक वॉलेट एप्लीकेशन है मेटामास्क, अगर आप उसको यूज करते हैं, वहां पे आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो जो मेटामास्क है वो बेसिकली आपका वेब 3 वॉलेट है। वहां पे आपके जो फंड्स होंगे वो आपके अपने कंट्रोल में होंगे। क्यों? क्योंकि जब वहां पे मेटामास्क में आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो आपको दो चीजें देगा, एक आपको प्राइवेट की देगा, दूसरा आपको पब्लिक की देगा या डिपॉजिट एड्रेस देगा। तो वो जो प्राइवेट की है बेसिकली वो किसी सेंट्रल डेटाबेस पे सेव नहीं होगी, बल्कि वो आपके इस ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में ही सेव होगी, ठीक है, इसी के कुकीज में सेव होगी। तो वो प्राइवेट की आप यहाँ से कॉपी करके कहीं और पेस्ट करेंगे तो आपके सारे के सारे फंड्स वहां पे आ जाएंगे। आप अपनी खुद की एक क्रिप्टो वॉलेट एप्लीकेशन बना के वहां पे वो प्राइवेट की दे देंगे और वहां से फंड्स निकलवाएंगे, वहां से भी वो फंड विड्रॉ हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कि जो वेब 3 एप्लीकेशंस हैं वहां पे कोई भी बंदा आपका डेटा कंट्रोल नहीं कर रहा, वो फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। वहां पे आपका फुली कंट्रोल आपके डेटा के ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो अगर हम फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं तो फेसबुक को अगर हम इस तरह से बना दें कि आप जब चाहें अपना डेटा डिलीट कर सकें, लेकिन जो फेसबुक की अपनी जो फेसबुक कंपनी है, एज अ कंपनी फेसबुक आपके डेटा को मॉडिफाई ना कर सके, डिलीट ना कर सके, कुछ भी ना कर सके, ठीक है। आप खुद चाहें तो अपना डेटा वहां से मूव करके किसी लिंक्डइन पे ले जाएं, लिंक्डइन से उठा के आप कहीं भी ले जाएं, और आप चाहें तो खुद अपना डेटा वहां से फुली डिलीट कर दें।
ठीक है, तो ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी, या फिर इसको हम कहेंगे वेब3 एप्लीकेशन है ये। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये कहाँ पे है, ये ब्लॉकचेन के अंदर होती है। ये मैंने बड़े सिंपल से वर्ड्स में आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर स्टिल किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछें। सर जैसा कि ये जिस तरह अर्निंग के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो कहते हैं कि ये ऐप आई है जिस तरह OKX, बिटगेट, इन पे आप आए और मतलब वो डॉलर वगैरह की ट्रेडिंग करें, तो इनमें जो सीन चल रहा है वो सेंट्रलाइज्ड है आई थिंक, या डिसेंट्रलाइज्ड? देखिए, जिस बंदे ने फ्रॉड करना होगा तो वो हमेशा सेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही बनाएगा, उसको प्रिटेंड करेगा कि ये डिसेंट्रलाइज है, बट होगी वो सेंट्रलाइज। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, लेकिन हम इसको सिर्फ एक ओवरव्यू तक रखेंगे कि बिटकॉइन क्या चीज है। सिर्फ सिंपल एक करेंसी है कि अगर मैंने आपसे कोई चीज बाय की है और मैं आपको उसके बदले बिटकॉइन दे दूंगा, आपका एड्रेस पूछ के आपके पास ये बिटकॉइन आ जाएंगे। आगे आपने किसी और से कोई चीज बाय करनी है तो वो बिटकॉइन आप उसको सेंड कर देंगे, वो आपको वो चीज उसके बदले दे देगा। जैसे हम PKR या USD से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज बाय सेल कर रहे होते हैं, इसी तरह बिटकॉइन है। ठीक है, जिसे आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वैसे आप क्रिप्टो करेंसी भी काफी सारी वेबसाइट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, वहां पे उनकी डिजिटल सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो है वो बना हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। कई लोग समझते हैं कि अगर हम ब्लॉकचेन का नाम लेते हैं तो वो बिटकॉइन ही है, लेकिन बिटकॉइन एक्चुअली ब्लॉकचेन नहीं है। बिटकॉइन सिर्फ एक एप्लीकेशन है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है। ब्लॉकचेन के ऊपर और बहुत सारी एप्लीकेशन बन सकती हैं। तो हमारा जो मेन यहाँ पे फोकस है, मेन जो गोल है वो है ब्लॉकचेन सीखना, ताकि क्रिप्टो करेंसी सीखना। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी हम इसलिए एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, या फिर हम इसलिए प्रैक्टिकली भी उस चीज को देखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आते भी इसी तरह के बिटकॉइन वगैरह की तरह के ही कॉइन्स बनने के आते हैं, और उन्हीं के वॉलेट एप्लीकेशन वगैरह आती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम दूसरी एप्लीकेशंस की बात करें तो उसमें NFT भी है, नॉन फंजिबल टोकन्स होता है। ठीक है, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस होती हैं, ERC-1155 कॉन्ट्रैक्ट इसमें बनते हैं, और उसके अलावा इसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बनती हैं। मतलब जो आपका जैसे स्ट्राइप का किसी को आइडिया, स्ट्राइप पेमेंट मेथड का, पेमेंट गेटवे स्ट्राइप। तो अगर आप स्ट्राइप गूगल पे लिखेंगे स्ट्राइप और स्टेलर, ठीक है, तो स्ट्राइप और स्टेलर, मतलब स्टेलर एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को यूज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने अगर मनीग्राम का नाम सुना हो, जो कि हम बाहर से रेमिटेंस मंगवाने के लिए यूज करते हैं गेटवे, तो वो भी इसी को ही यूज कर रहे हैं। स्टेलर के SCP-24 इनका प्रोटोकॉल है, उसको यूज करते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम के लिए। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जो कि वैसे हम यूज कर रहे हैं, वो भी अपने आप को ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसका ना बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जो हम देते हैं ब्लॉकचेन को बेस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, कि इसके ऊपर आप एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन सी बना सकते हैं। हम इसके ऊपर कहते हैं कि जैसे वोटिंग सिस्टम का तो सबको आइडिया है कि हम वोट ऐड करते हैं। ठीक है, वोट देते हैं किसी भी कैंपेन में, बेशक वो किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में वोटिंग हो या फिर कंट्री वाइज हम उसको वोटिंग हो। अच्छा, वोटिंग में वैसे मैनुअल वोटिंग में क्या इश्यूज आते हैं कि उसमें ह्यूमन एरर हो सकती है। अगर किसने वोट दिया हुआ है, उसमें पर्ची डाली हुई है बॉक्स में, तो उस पर्ची को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, दो नंबरी हो सकती है। लेकिन अगर इसी सिस्टम को हम ब्लॉकचेन के ऊपर ले आते हैं तो ब्लॉकचेन में किस तरह से वो होगा, उसमें सिंपल सा एक यूज के हिसाब से डिस्कस कर लेता हूँ कि वो कितना सिक्योर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सीख लें कि ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा डिलीट नहीं होता। ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा आप रीड करते हैं, डेटा को राइट करते हैं, डेटा को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर से डेटा डिलीट नहीं होता। डिलीट करने से क्या मुराद ये कि ब्लॉकचेन के ऊपर जब आपने एक डेटा राइट कर दिया, उस डेटा को जब आप डिलीट करेंगे ना, तो उसका भी एक लॉग क्रिएट होगा, उसकी हिस्ट्री रहेगी कि कौन से ब्लॉक से ये डेटा होता आया और इसको यहाँ पे आके इस बंदे ने डिलीट किया, उसका पूरा उसका लॉग रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम वोटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल लेते हैं और 1 मिलियन पीपल ने जो है वोट पुट किया, अपना वो वोट कास्ट किया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि अगर उस वोटिंग को कोई बंदा चेंज करता है, उस किसी लोग को कोई चेंज करता है, तो वो फौरन डिटेक्ट हो जाएगा कि इस बंदे ने यहाँ पे 2 नंबरी करने की कोशिश की, तो इसलिए उसको कोई मॉडिफाई ही नहीं करेगा। अगर कोई मॉडिफाई करेगा तो वो फौरन पकड़ा जाएगा कि इसने यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की। मॉडिफाई कौन कर सकता है? मॉडिफाई वही करेगा जो कि उस एड्रेस का ओनर होगा या फिर जिसका कॉन्ट्रैक्ट आप यूज कर रहे हैं, जो कंट्री का हेड होगा, लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन का भी लोग क्रिएट होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर मैनुअल सिस्टम की एग्जांपल लें, तो अगर मैनुअल सिस्टम में हम सेंट्रलाइज सिस्टम अगर हम वोटिंग सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जी सेम सिस्टम बनेगा, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई डेटाबेस यूज होगी, कोई ना कोई उसके पीछे MySQL यूज हो सकती है, MongoDB यूज हो सकती है, PostgreSQL यूज हो सकती है, या फिर Oracle यूज हो सकती है। तो डेटाबेस में अगर आपके रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं तो डेटाबेस में मैनिपुलेशन हो सकती है। आप जाके सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम वोटर्स, वोटिंग के टेबल में से, और उसको अपडेट कर दें और इसमें किसी भी बंदे को जितवा दें, तो उसमें तो हो सकता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम होगा, जो कि हम ब्लॉकचेन पे बनाएंगे, वो कभी भी मॉडिफाई नहीं हो सकता। मॉडिफाई करेंगे तो उसके भी लॉग क्रिएट होंगे, वो भी बंदा पकड़ा जाएगा। तो इस एग्जांपल की किसी को समझ आइए, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
सर आ गई है समझ। ओके सर हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि जो V3 मॉडल था, नेटवर्क था, वो सिक्योर नहीं था, लेकिन V2 सिक्योर था, लेकिन V3 ज़्यादा सिक्योर है ब्लॉकचेन की वजह से। अच्छा, इन नेटवर्क्स को हम ना जरा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम इसकी ज़्यादा एडवांस डिटेल डिस्कस करेंगे ना, जैसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है ग्रुप के अंदर, cryptocurrency like Ethereum, BTC, Algo, so these are backed by their own blockchain, like their blockchain is being used for the development process. तो ये जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी, इसको हम एक फ्लो के साथ लेके चलते हैं इंशाल्लाह। इसमें आपके ये वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको कंफ्यूजन भी नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो हम इसको एक फ्लो के साथ लेके चलते हैं। तो जिनको ऑलरेडी चीजें आती हैं वो उनको फिर थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा कि फ्लो के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्लियर है कि ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। इसमें आप डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। सिक्योर है, फास्ट है, तो इसमें अच्छा ब्लॉकचेन के अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल सिस्टम और ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है, तो मैंने स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट कोई यहाँ से रैंडमली ढूंढ लेते हैं। अच्छा जी, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। इमेज आपको नजर आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो इमेज है ना, यहाँ पे है एक सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास जो आपका सर्वर है जहाँ पे आपका डेटा सेव हो रहा है, जैसे हम फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं या दराज की एग्जांपल ले लेते हैं, तो दराज के जितने भी यूजर्स हैं उन सब का डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है, इस सेंट्रल डेटाबेस के अंदर। लेट्स सपोज कि अगर ये सेंट्रल डेटाबेस ही क्रैश हो जाती है या फिर ये इसको कोई मसला आता है या हैक हो जाती है, तो फिर क्या होगा, सारे डेटा कंप्रोमाइज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे रिस्क है। यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा इस डेटा को सिक्योर करने के लिए। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहली चीज ये कि जो भी यूजर अपना अकाउंट बना रहा है उसका यूजर ने उसका जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट करके हम सेव करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर इनक्रिप्शन अप्लाई करते हैं ताकि कोई अगर इस डेटाबेस तक एक्सेस कर भी लेता है तो उसका पासवर्ड उसका स्टेबल। आप लोग प्लीज अपने माइक म्यूट रखें। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर कोई एक्सेस कर लेता है डेटाबेस को तो आपको पासवर्ड सिक्योर करना पड़ेगा। इसके लिए आपके जो फंड्स हैं, जो यूजर के फंड्स हैं, उसको भी आपने उसके ऊपर एक तो लॉग टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये डेटाबेस से रिलेटेड कुछ चीजें, लॉग टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके अलावा उसके ऊपर ट्रिगर्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे और प्रॉपर उसको हैंडल करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको बैकअप सर्वर बनाने पड़ेंगे कि अगर ये सर्वर डाउन हो जाता तो दूसरा कोई सर्वर इसमें हो जो कि फौरन अप हो जाए और हमारी वेबसाइट बंद ना हो। इस तरह की आपको स्केलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग वगैरह से रिलेटेड चीजें इस पे अप्लाई करनी पड़ेंगी ताकि आपकी वेबसाइट चलती रहे। फिर उसको सिक्योर करने के लिए उसको बहुत सारी और चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। एसएसएल सर्टिफिकेट्स ऐड करने पड़ेंगे, डीडोस से बचने के लिए उसके कोई ना कोई सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा खासा काम करना पड़ेगा सर्वर को सिक्योर करने के लिए। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका बैकअप सर्वर भी क्रैश हो जाता है, आपका मेन सर्वर भी क्रैश हो जाता है और अगर एक दो सर्वर आपने और रखा हो तो वो भी चला जाता है, तो वो भी क्रैश हो जाता है, तो आपका सारे का सारा डेटा समझ लेंगे जाया हो गया या कंप्रोमाइज हो गया। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज सिस्टम्स में। यहाँ पे समझ आ गई सबको? किसी को नहीं समझे तो प्लीज डू आस्क। अच्छा, अब हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि आपका डेटा किसी एक सर्वर में नहीं पड़ा होता, ना ही किसी एक डेटाबेस में पड़ा होता है। आप खुद यूजर हैं, ठीक है। ये आपका सिस्टम है। आपका सिस्टम एट अ टाइम बहुत सारे सर्वर्स में कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं कि बजाय आप एक डेटाबेस बनाएं या आपका एक सर्वर हो, आप क्या करते हैं थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेसेस एंड थाउजेंड्स ऑफ सर्वर क्रिएट करते हैं और वो सारे किसी एक लोकेशन पे नहीं होते बल्कि वर्ल्ड वाइड डिफरेंट लोकेशंस पे वो पड़े होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में सिंक्ड होते हैं। मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर इस डेटाबेस से कनेक्टेड है और इस डेटाबेस में अगर आप कोई डेटा ऐड करते हैं, ठीक है, कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो होगा क्या कि ये जो रिकॉर्ड आपका ये सारे के सारे थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स में सिंक हो जाएगा। सेम कॉपी उसकी सारे सर्वर्स में चली जाएगी और आप इस सर्वर से डिस्कनेक्ट होते हैं और आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका वो सेम रिकॉर्ड आपको इधर भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका डेटा सारे के सारे सर्वर्स में सिंक हो चुका है। या फिर समझ लें कि इन सारे नेटवर्क का अगर हाफ भी क्रैश हो जाता है, हाफ उसका जो नेटवर्क है वो डैमेज हो जाता है, नोड खत्म हो जाते हैं, तो स्टिल आपके जो हाफ नोड्स हैं उसमें डेटा आपका अवेलेबल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका डेटा ये कभी भी आपका डेटा खत्म नहीं हो सकता। इसके लॉग्स वगैरह इसमें ये डेटा आपका हमेशा अवेलेबल रहेगा जब भी आप उस ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। लेकिन अगर इस सिस्टम से कनेक्ट करें तो आपके पास लिमिटेशन है कि आपने 2-3 सर्वर्स बना दिए तो वो सर्वर जब क्रैश हो जाएंगे तो आपका डेटा ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस भी है। एक और डिफरेंस ये है
कि यहाँ पे जो सर्वर्स हैं ये कंपनी डिसाइड करती है या फिर वेबसाइट का ओनर डिसाइड करता है कि हमने कितने सर्वर्स लगाने हैं और उस वेबसाइट को अप रखना है। जबकि यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज जो नेटवर्क है, यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं, जो यूजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमने इस नेटवर्क में अपना सर्वर ऐड करना है। ठीक है, तो इस नेटवर्क को कोई ऑन नहीं करता। जो जो इस नेटवर्क को ऑन करता है या फिर इसका जो जिसने इसको बनाया था डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को, वो इसका सिर्फ और सिर्फ पहला इसका सर्वर बनाएगा, उस पहले सर्वर को स्टार्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी नोड्स हैं, अच्छा यहाँ पे हम इसको सर्वर नहीं बोलेंगे, हम इसको डेटाबेस नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको नोड बोलेंगे। ब्लॉकचेन के टर्म में हम इसको नोड कहते हैं इस सर्वर को। ठीक है, तो जो बाकी नोड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली लोग डिप्लॉय करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये नेटवर्क इंक्रीज होता रहेगा। जैसे हम अगर इस टाइम इथेरियम की या बिटकॉइन की एग्जांपल ले तो उनके जो नोड्स हैं वो थाउजेंड्स में है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नोड्स उनकी बढ़ गए हैं। तो ये नेटवर्क जो लोग बनाते हैं इसलिए ये बहुत फास्ट इंक्रीज होता रहता है। ये इस नेटवर्क की लिमिटेशन है। इस नेटवर्क में लोगों को क्या फायदा होता है, जो जिसने बनाया उसको क्या फायदा होता है कि वो सिर्फ इस नेटवर्क को इनिशिएट करता है, जबकि जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट लोग खुद बियर करते हैं। जबकि इसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट जो वेबसाइट का ओनर होगा उसी को बियर करनी पड़ेगी, इसलिए इसमें लिमिटेशन आती है कि इसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता। सही है जी, यहाँ तक कोई चीज नहीं क्लियर हो तो बता दें। इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो बाकी नोड्स हैं, जो लोग खुद से अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना हार्डवेयर इसको डेडिकेट कर रहे हैं, उनको क्या एडवांटेज मिलता है, कोई बता सकता है? उसको क्या फायदा होगा अपना हार्डवेयर इसमें डेडिकेट करने का ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में? फिर अगर तो माइनिंग हो रही है तो उनको रिवॉर्ड मिलता है एक। ठीक है, मतलब हाँ, एक ट्रांजैक्शन अप्रूव होने पे उनको एक रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है ना, ये हमारा एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बन गया। ठीक है, इस एग्जांपल सबको समझ आ गया होगा कि ब्लॉकचेन नेटवर्क बेसिकली होता क्या है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होता है। तो अब इसमें हमने एक रिपीट कर देंगे पिछले को 2-3 मिनट वाला जो आपने बताया, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। आपको बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें से देख लेना, क्योंकि इस तरह फिर बाकी टाइम कम है तो बाकी भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है ना, आप रिकॉर्डिंग में से प्लीज देख लेना। वैसे मैं शॉर्ट टर्म में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ब्लॉकचेन नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ये होता है कि जहाँ पे आप डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करते हैं और उनका एक नेटवर्क बना देते हैं और वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो भी डेटा किसी एक कंप्यूटर में आता है, इसको हम कंप्यूटर नोड बोलेंगे। जो भी डेटा किसी एक नोड में आएगा वो बाकी सारे के सारे कंप्यूटर्स में या नोड्स में सिंक हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो अगर आपका एक दो इसमें से नोड क्रैश हो जाता है तो स्टिल आपका डेटा बाकी सारे नोड्स में अवेलेबल रहेगा। तो ये हमारा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। अच्छा, इस डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में नोड ऐड करने का क्या फायदा होगा? अब इसमें जो नोड्स होते हैं, जो कंप्यूटर ऐड होते हैं, वो कोई छोटे मोटे हार्डवेयर नहीं होते, उसमें आपको जीपीयू सिस्टम चाहिए होते हैं। ठीक है, जीपीयू सिस्टम आपको चाहिए होते हैं जो कि माइनर्स यूज करते हैं। अब माइनिंग क्या होता है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये जो नेटवर्क होता है इसको कोई सिंगल पर्सन ऑन नहीं करता। हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क को बनाने के लिए हम शुरू में कुछ हम रूल्स डिसाइड कर लेते हैं कि ये नेटवर्क इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, वो रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं उसको कुछ रूल्स उसके आपको बता देता हूँ कि जैसे प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें एक जेनेसिस फाइल होती है। जब हम एक नेटवर्क नोड को बनाते हैं उसमें एक जेनेसिस फाइल क्रिएट होती है जिसके अंदर हम बताते हैं ये किस टाइप का नेटवर्क है। ठीक है, और इसमें कौन कौन, अगर किसी नोड ने इसमें कनेक्ट होना है, किसी दूसरे ने कनेक्ट होना है, तो वो इसमें कैसे कनेक्ट होगा। फिर हम उसमें कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं, कंसेंसस मैकेनिज्म होते हैं इसके अंदर के जो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कंसेंसस मैकेनिज्म की क्या कंसेंसस क्या होते हैं उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पेन है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आज के बाद हम एक रूल बनाते हैं कि आज के बाद हम इसको ग्लास बोलेंगे या आज के बाद हम इसको पेन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जितने भी नोड होंगे वो उसको क्या बोलेंगे, पेन, ग्लास बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी चीज के ऊपर कुछ रूल्स डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस सारे नेटवर्क को किस तरह से प्रोसेस करेंगे, इसकी ट्रांजैक्शन को किस तरह से प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उसको हम कंसेंसस कहेंगे। तो जो सबसे पहला नोड है इसमें जो सबसे पहली फाइल बनती है वो हमारी जेनेसिस ब्लॉक होता है, जेनेसिस फाइल होती है, जिसके जरिए हमारा पहला इसका ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक क्रिएट होता है, जिसको हम जेनेसिस ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, और उससे पहले हम इस नेटवर्क को बनाने के लिए रूल डिसाइड करते हैं, जिसको हम कंसेंसस कहते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अगर तो ये नेटवर्क जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क होगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि बहुत सारे जो नोड्स हैं, बहुत सारे जो यूजर्स हैं, वो मिलके इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तो ही ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे ये जो सारा नेटवर्क है इसमें कोई बंदा कोई ट्रांजैक्शन करता है तो इसमें कोई पेन ऐड करता है। ठीक है, हमारे नेटवर्क के अंदर, तो हमारे नेटवर्क के अंदर इस पेन का क्या नाम है, तो बता सकते हैं? ग्लास। ठीक है, आप लोगों को पता ग्लास है, लेकिन अगर कोई बंदा आके इसको बोलेगा कि ये पेन है, तो हम उसको क्या करेंगे, इनवैलिडेट कर देंगे, हम उसको उसकी ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस नेटवर्क के अंदर आके अब जब हम इस नेटवर्क का पार्ट बन गए, हमारा हार्डवेयर, हमारे जो सारा हार्डवेयर हमने इस नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया,
इसके बाद इस नेटवर्क में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना, तो उस ट्रांजैक्शन को सारे के सारे नोड मिलके उसको चेक करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है। अब ये ट्रांजैक्शन सही या गलत कैसे होगी, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक दो चीज़ों को डिस्कस करना लाजमी है। तो अब वो ट्रांजैक्शन चेक करने का जो रिवार्ड होगा ना, जो उसकी जो फीस ट्रांजैक्शन ऐड करने वाले ने पुट की होगी, उस फीस में से कुछ रिवार्ड जो है वो जिस बंदे ने इसको वैलिडेट किया होगा, चेक किया होगा, उस माइनर को भी चली जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसको माइनिंग रिवार्ड मिल जाएगा। इसीलिए आजकल लोग क्या करते हैं कि इथेरियम के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं उसके ऊपर अपने हार्डवेयर को डेडिकेट करते हैं और उसमें से फिर वो माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसमें उनको माइनिंग रिवार्ड आता रहता है। तो वो नेटवर्क ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब आते हैं कि ब्लॉकचेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो थोड़ी सी इसकी जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ब्लॉकचेन में आप लोगों को ऐड होने के लिए या ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्शन के लिए आपके पास एक अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, कोई ना कोई अकाउंट होना जरूरी है। वो अकाउंट आप उस अकाउंट में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। फर्स्ट उसके अंदर जो चीज़ होती है वो होती है आपकी प्राइवेट की, और सेकंडली आपके पास उसका डिपॉजिट एड्रेस या पब्लिक की भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। वो चीज़ आप क्रिएट कैसे करते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हम डिफरेंट ब्लॉकचेन को देख लेते हैं। जैसे हम इथेरियम ब्लॉकचेन को देख लेते हैं। ठीक है, हर ब्लॉकचेन का ना एक एक्सप्लोरर होता है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, जहाँ पे जाके हम उस ब्लॉकचेन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे थीरियम ब्लॉकचेन है तो इसका ईथर स्कैन, इसका एक एक्सप्लोरर है जहाँ पे हमें पता चल सकता है कि इस टाइम कौन सा ब्लॉक नंबर चल रहा है, जनरेट हुआ है। ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन हैं और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और हम सारा इसमें देख सकते हैं। जैसे इसमें 339 ट्रांजेक्शन है इसके अंदर। इसी तरह अगर हम ये देखें, इसके अंदर ये सारी ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन के हम डिटेल भी देख सकते हैं। एक तो हर हर एक ब्लॉक का भी हैश होता है। ठीक है, नंबर होता है ब्लॉकचेन का, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन का भी हैश होता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये ब्लॉकचेन जो है वो इस ब्लॉक का पार्ट है। ठीक है, और ये कहाँ से किसने सेंड किया है, किसको इसके पैसे गए हैं, इसके ऊपर कितनी गैस फीस लगी है, वो सारी डिटेल हमें इसके अंदर आ जाएंगी। गैस फीस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो भी आप ट्रांजेक्शन सेंड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं। ठीक है, वो बिटकॉइन आपने किसी दूसरे बंदे के एड्रेस पे सेंड करने हैं, तो सेंड करने के लिए जो फीस चार्ज होगी, जो नेटवर्क आपको फीस एक चार्ज करेगा, वो उसको हम कहेंगे गैस फी। ठीक है, ये गैस फी कोई फिक्स नहीं होती, ये कम ज्यादा हो सकती है। स्पेशली जो प्रूफ ऑफ वर्क नेटवर्क होते हैं वहां पे गैस फी ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे गैस फी ज्यादा क्यों होती है, कोई एक्सपर्ट बंदा बता सकता है जो कि आप लोग में से ब्लॉकचेन का ऑलरेडी काम कर रहे सर वो प्रायोरिटी मिल जाती है आपकी ट्रांजैक्शन को। हैं? तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होगा कि माइनर्स बैठे होते हैं जो कि ट्रांजेक्शन्स को माइन कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि समटाइम ऐसा होता है कि जब मार्केट एकदम से पंप करती है। पंप से मुराद ये कि जैसे मार्केट में न्यूज आती है जी ट्रंप ने बिटकॉइन परचेज कर लिया, या ट्रंप ने बोला कि बिटकॉइन को हम एक ऑफिशियल करेंसी के तौर पे बैक करते हैं, या यूएसडी को बैक करेगा, या कुछ भी इस तरह की पॉजिटिव न्यूज आती है। तो होता क्या है कि एकदम से लोग बिटकॉइन को बाय करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो बाय करेंगे तो नेटवर्क के ऊपर लोड इंक्रीज हो जाएगा। जब नेटवर्क के ऊपर लोड इंक्रीज होगा तो जो माइनर्स होंगे ना, माइनर्स फिर यहाँ पे ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ब्लैकमेलिंग से क्या क्या मुराद, देखिए नेटवर्क तो लिमिटेड है, मतलब जैसे मैंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ नोड्स हैं, लेकिन यूजर्स कितने, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो कि इस टाइम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो हर ट्रांजेक्शन को उन नोड्स ने प्रोसेस करना होता है। अच्छा, उससे होगा क्या कि जो माइनर्स हैं वो अपना एक लिमिटेशन लगा देंगे कि भाई अगर किसी ट्रांजेक्शन में अगर अगर किसी ट्रांजेक्शन में नॉर्मल डेज के अंदर जो गैस फी थी अगर वो $1 चार्ज हो रही थी, तो अब हम अपनी मिनिमम जो फीस चार्ज करेंगे वो $5 की करेंगे। $5 से कम अगर कोई बंदा गैस फी ऐड करता है अपनी ट्रांजेक्शन के अंदर, तो वो सिंपली रिजेक्ट हो जाएगी ट्रांजेक्शन। या फिर कोई ऐसा अगर बैठा हुआ नोड ऐसा बैठा हुआ, माइनर ऐसा बैठा हुआ जो कि कहता है कि चलो ठीक है मैं $1 को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो फिर जो माइनर्स क्या करते हैं, माइनर क्या करते हैं कि जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती है सिर्फ उन्हीं को प्रोसेस करते हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी पे प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है, उसने वो कहता है कि यार बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 40,000 से एकदम 45,000 पे चलेगी, फिर उसकी 50,000 पे चलेगी, और उसको ये पता चलता कि इसकी ट्रांजेक्शन है वो 100,000 तक जाने वाली है, तो वो क्या करेगा, वो वेट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि जितनी जितनी जल्दी हो सके मुझे बिटकॉइन मिल जाए। तो वो क्या करेगा, वो काफी ज्यादा हाई गैस फी भी पे करने को तैयार है, इवन कि $100 भी उसको पे कर देगा गैस फी। तो जो माइनर्स होंगे वो फिर बड़ी ट्रांजेक्शन को ही प्रोसेस करेंगे। जो छोटी ट्रांजेक्शन होगी या तो वो क्यू में लग जाएंगी, वेट में लगी रहेंगी, या फिर वो रिजेक्ट होती रहेंगी, कैंसिल होती रहेंगी। तो ये असल में गैस फी होती है, और प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर गैस फी का काफी इशू होता है। समझ आ गया आपको गैस फी की? गैस फी की समझ आ गई सबको, या इस पे चाहिए एक्सप्लेनेशन?
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि हमें इसके ऊपर एक अकाउंट चाहिए, और वो अकाउंट कैसे क्रिएट करना भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया कि हर ब्लॉकचेन का अपना एक नेटवर्क होता है, एक्सप्लोरर होता है, जहाँ पे जाके हम उस ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटीज देख सकते हैं। तो आपको इन एक्सप्लोरर्स का आइडिया होना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि इथरस्कैन जो इथेरियम के लिए है, इसी तरह बिटकॉइन के लिए काफी सारे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होते हैं, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। blockchain.com भी है वैसे उसका एक्सप्लोरर, बिटकॉइन, तो उसमें blockchain.com भी आ जाएगा। उसके अलावा और भी हैं काफी सारे, ये सारे इसके एक्सप्लोरर हैं। तो बेसिकली एक्सप्लोरर किस तरह से वर्क करता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने ये तीन, या ब्लॉकचेन किस तरह से वर्क करती है मैं वो आपको बता देता हूँ। अभी हमने तीन अलग अलग वेबसाइट्स ओपन की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ना एक ट्रांजेक्शन में जाते हैं, या ये बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं, सही है जी। और हम इस ट्रांजेक्शन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन में जो अमाउंट यूज हुई है, जो अमाउंट सेंड हुई है, अमाउंट फी इसकी $134,000 हुआ। इसमें टू बिटकॉइन, इसमें अमाउंट इसमें 2 बिटकॉइन है, और अमाउंट सॉरी फीस ये लगी है 0.47। तो अब हमने ये देखना है कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर क्या ये डेटा डिफरेंट है या सेम है। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। और इसकी जो ट्रांजेक्शन हैश है वो हम यहाँ से दे, आई थिंक ये इसकी ट्रांजेक्शन हैश है। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि अभी हमने बिटकॉइन के एक्सप्लोरर के लिए कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है, बल्कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन आपको दिखाती हैं। तो क्या हम यहाँ से एक ट्रांजेक्शन को देखते हैं, ये वाली जिसकी हैश, ये इसका हैश है, ये वाला हैश आईडी है। तो क्या ये सबके ऊपर ये सेम सेम अमाउंट होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा। ओके, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वही सेम ट्रांजेक्शन हैश हम पेश करते हैं। तो 2.09 BTC, और यहाँ पे भी 2.09। इसके ऊपर भी देख लेते हैं क्या ये वैल्यू सेम है। 2.09, इसका मतलब क्या हुआ है? देखें, वेबसाइट्स डिफरेंट हैं लेकिन डेटा वो सेम शो कर रही है। इसका मतलब क्या कि इनकी कोई एक डेटाबेस नहीं है इन वेबसाइट्स की, बल्कि ये वेबसाइट्स जो हैं वो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसलिए वो उस ब्लॉकचेन का डेटा यहाँ पे शो करते हैं। हम अपने ट्रांजेक्शन की जो हैश हमारे पास आया है वो हम किसी भी वेबसाइट पे आके पेस्ट करेंगे जो कि इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट है, तो वो हमें सेम डेटा शो करेगा। इसी तरह अगर हमारा ब्लॉकचेन के ऊपर अकाउंट है, इसी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो हम किसी एक वेबसाइट के डिपेंडेंट नहीं है। हम अपनी, हमारा जो अकाउंट की प्राइवेट की होगी ना, वो हम प्राइवेट की किसी भी इस तरह की वेबसाइट के ऊपर जाके ऐड करेंगे, तो वहाँ पे हमारा सारा सारा बैलेंस आ जाएगा, हम वहाँ से इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि वेब 2 और वेब 3 में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर वेब 2 होता, जैसे बिनांस होता, तो हम अपना फंड सिर्फ और सिर्फ बिनांस से ही विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो फंड्स हैं वो डिसेंट्रलाइज वे में हमारे प्राइवेट की में पड़े हुए हैं, तो हम अपनी प्राइवेट की को कहीं भी ले जाएं, हमारे फंड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, और वो वेबसाइट हमारे फंड्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो हमारे अपने कंट्रोल में है, और वहाँ से हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट था बिटकॉइन का, सॉरी ब्लॉकचेन का और डिसेंट्रलाइजेशन का। तो अब हम आते हैं कि ब्लॉकचेन का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो इसका एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है मेटामास्क। अभी ये चीज़ आपके टास्क में इंक्लूड होगी, ठीक है। आप लोगों ने इसको लाजमी नोट करते रहना कि मेटामास्क हमने किस तरह से सेटअप करना है और आगे बाकी का काम किस तरह करना है। मैं बिल्कुल जीरो से, मैंने अभी मेटामास्क वाला कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, बिल्कुल जीरो से, मतलब मैं दूसरे ब्राउजर में तो खैर इंस्टॉल है, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से इसको कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए सबसे जल्दी। क्रोम की सर एक्सटेंशन, आपने, जी सॉरी सर आप बोले। हाँ, आपने मेटामास्क जो है वो क्रोम की एक्सटेंशन है, इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। आप पूछेंगे, आपने क्या पूछना है? सर मतलब आपने अभी बोला ना कि वो एक टास्क भी होगा इस पे, तो लेकिन अगर किसी का अकाउंट है पहले, तो वो टास्क में फिर भी मतलब हो जाएगा या क्या सीन है? हाँ ठीक है, मेन मेन पर्पस तो लर्निंग है ना। अगर आपको ऑलरेडी है तो कोई इशू नहीं है, उसको उसी वो स्टिल यूज हो सकता है। अच्छा जी, हमने क्रोम की एक्सटेंशन यूज कर ली है, इंस्टॉल कर लिया, और हम इसको पिन कर देते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे जब इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये आपसे पूछेगा कि अपना अकाउंट सेटअप करें, ठीक है। तो हमारे पास अभी कोई भी अकाउंट नहीं, हम इसमें सिंपल क्रिएट न्यू वॉलेट कर लेते हैं। और क्रिएट न्यू वॉलेट, आप अभी तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया कंटिन्यू विद गूगल का भी, बट इसको फुली डिसेंट्रलाइज रखने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप इसको यूज सीक्रेट रिकवरी फ्रेज ही करें। अच्छा, यहाँ पे हम कोई ना कोई पासवर्ड ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लेते हैं।
अभी देखें वो आपको वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने ये पासवर्ड आपसे गुम गया या फिर इसके बाद जो प्राइवेट किया अगर आपने घुमा दी तो मेटामास्क भी आपकी हेल्प नहीं कर सकेगा आपका अकाउंट रिकवर करने में। क्यों? क्योंकि ये फुली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। इसमें इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या है? सबसे बड़ा अगर देखें कि नुकसान क्या हो सकता है वो ये है कि अगर आप लोगों से प्राइवेट की गुम गई या आपने इस कंप्यूटर की अगर पासवर्ड आपसे गुम गया तो फिर आपके सारे फंड्स आया, या फिर अगर वो प्राइवेट की किसी और बंदे को मिल गई तो वो आपके सारे फंड्स विड्रॉ कर सकता है। और ये प्राइवेट की इतनी पावरफुल है कि अगर आप उसको पेपर के ऊपर भी लिख के रख लेंगे ना, व्हाइट पेपर के ऊपर लिख के कहीं पे कर देंगे, उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे मेटामास्क, तो आपके फंड्स उसी पेपर के अंदर सेव रहेंगे। ठीक है, जब भी वो पेपर से प्राइवेट की आप कहीं पे आके रिस्टोर करेंगे तो वो सारे फंड्स वहाँ पे आ जाएंगे। अभी जो प्राइवेट की मैंने बताया इसकी भी दो चीजें हैं। इसमें एक रिकवरी फ्रेज भी होता है जो कि जरा इजी होता है, 12 वर्ड्स का भी होता है, 24 का भी होता है। तो उन 12 वर्ड्स के जो फ्रेज है उसको भी आप कहीं पेपर पे सेव कर सकते हैं, जुबानी याद कर सकते हैं और आपके सारे फंड्स वहीं पे सेव रहेंगे। तो खैर हम इसको करते हैं। अब ये देखें इसने हमें 12 वर्ड्स का बैकअप फ्रेज दे दिया। ठीक है, अब इन 12 वर्ड्स के बैकअप फ्रेज को हमने कहीं ना कहीं सेव कर लेना ताकि बाद में हमें ये याद रहे। तो मैं खैर इसकी तस्वीर ले लेता हूँ। तस्वीर लेना इज नॉट सेफ, बट क्योंकि अभी हम वैसे ही लर्निंग कर रहे हैं और ये टेस्ट अकाउंट है तो हम इसको कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी हमसे पूछ रहा है कि सेकंड नंबर पे जो वर्ड था वो बताएं। सॉरी, और 6 नंबर पे क्या था जी? मैट्रिक्स। 9 नंबर पे क्या था? फोर्स। ओके, अभी सिर्फ उसने मुझसे कंफर्म किया कि वाकई आपने ये फ्रेज सेव किया कि नहीं सेव किया। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे मेटामास्क में हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मेटामास्क में थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। मेटामास्क शुरू में सिर्फ और सिर्फ एथेरियम को ही सपोर्ट करता था, एथेरियम ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉकचेन्स मार्केट में आ चुकी हैं, तो इसलिए अब इन्होंने मजीद ब्लॉकचेन्स की भी सपोर्ट ऐड कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें एथेरियम का हमें इसने ये अकाउंट दिया। अगर हम इसकी अकाउंट को कॉपी कर लेते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वैसे पेस्ट कर देता हूँ तो ये हमारे पास हमारा डिपॉजिट एड्रेस आ गया। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मेटामास्क में जाता हूँ और इस अकाउंट को अकाउंट डिटेल करता हूँ और यहाँ से प्राइवेट की को शो करता हूँ, यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। और ये इसने हमें हमारी प्राइवेट की शो कर दी। ठीक है, अब यहाँ से इस प्राइवेट की को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बल्कि मैं इसके लिए एक नोट तो ये मेरी प्राइवेट की आ गई है। और इसके अलावा इससे पहले हमने जो कॉपी किया था ये हमारी पब्लिक की आ गई है। तो बेसिकली प्राइवेट की और पब्लिक की ये दो चीजें हमें हमारा अब ब्लॉकचेन के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब इन दोनों कीज के साथ हम फंड्स रिसीव भी कर सकते हैं, फंड सेंड भी कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की शेयर करनी है, और अगर सेंड करना है तो उसके लिए आपके पास प्राइवेट की होना जरूरी है। प्राइवेट की में से पब्लिक की निकल आती है। ठीक है, तो आपने जो जिस चीज को सेफ रखना है वो आपकी प्राइवेट की है बेसिकली। ठीक है, और जिस तरह से मैंने भी ऑनलाइन नोटपैड में इसको सेव किया, आपने अगर आपका जो एक्चुअल अकाउंट है इसको आपने सेव नहीं करना, वरना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो इस डेटा को ट्रैक करके आपके फंड्स जीरो कर दे। तो अब हमारे पास हमारा अकाउंट आ चुका है और इस अकाउंट की एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे आप बैंक जाते हैं और बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो आपकी पब्लिक की है, और आपके जो अकाउंट का जो पासवर्ड है जिसके साथ आप उसमें लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में, तो वो आपकी प्राइवेट की है। क्योंकि पासवर्ड के साथ आप मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करके किसी को पैसे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। मगर पब्लिक की अगर है तो उसके ऊपर आप ऐसे डिपॉजिट करवा सकते हैं, सेंड नहीं कर सकते खाली पब्लिक की के साथ। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके जी। तो सर आपसे एक सवाल पूछना था। जी जी। ये एंड पे आप ना इसके बारे में बता दीजिएगा। ये अभी वो एक मौलाना साहब है, उन्होंने इसके ऊपर फतवा लगाया है कि ये हराम है क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में थोड़ा सा यार देखिए, मैं हम लोग ना टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। ठीक है, हम लोग मतलब बिटकॉइन को नहीं कर रहे, हम टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी होगी मतलब टेक्नोलॉजी को आप सही भी यूज कर सकते हैं, गलत भी यूज कर सकते हैं। तो हम उस फतवे में नहीं जाते कि फतवा मतलब उन्होंने उनके एंड से क्या पता सही हो, अल्लाह नोज बेटर, मतलब हम तो इंसान है।
लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी के एक्चुअली में सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इस टेक्नोलॉजी के साथ हम खाली बिटकॉइन नहीं बनाएंगे, बल्कि बहुत सारी और एप्लीकेशन इसके साथ बनेंगी। जैसे आप गेमिंग, 3D गेमिंग में जाएंगे, वहां पे आप इसके साथ काम कर सकते हैं। NFTs में इसके साथ काम कर सकते हैं। अपना वोटिंग सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। आप लोगों का जैसे जो बैंकिंग सिस्टम है वो सारा सर आपका डिसेंट्रलाइज हो सकता है। मतलब ये कि हम अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। अब उस चीज को सही या गलत यूज किया है वो तो आपके ऊपर है, और उन्होंने उनकी क्या उस पर रिसर्च है वो वही बेहतर जानते हैं। उस चीज को उस ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो हम बिटकॉइन नहीं सीख रहे, हम जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बिटकॉइन बना हुआ उस टेक्नोलॉजी को सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो बिटकॉइन का रेफरेंस सिर्फ इसलिए आ रहा है कि ये एक इजी एग्जांपल है इस चीज को सीखने के लिए। ठीक है जी, आगे कंटिन्यू करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर हम किसी दूसरे क्रोम ब्राउजर पे से इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके अपना इस्तेमाल करते हैं अकाउंट का प्राइवेट की, तो हमें पिछले अकाउंट से लॉग आउट करना पड़ेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप दोनों में, आप जितने मर्जी ब्राउजर में चाहें तो इसको रिस्टोर कर सकते हैं। सर जैसा एक्चुअली एक बार मेरा हुआ था कि मैंने किसी को ये प्राइवेट की अपनी शेयर कर दी थी, तो मेरा अकाउंट कंप्रोमाइज हो गया। तो वो इससे कुछ रिलेटेड है या कुछ उसका और कोई सिस्टम? वो इससे रिलेटेड इस तरह से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने पहले सिस्टम में जो अपने की रिमूव नहीं की थी, तो वो उनको पता चल गई होगी, उन्होंने उसको उसमें से फंड्स विड्रॉ कर लिए होंगे। अगर आपका सेम सिस्टम है और आपकी एक्सेस में सिस्टम है, तो आप मल्टीपल जगहों पे सेम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में कर सकते हैं, वेब में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम किसी और की एक्सेस में भी है, तो फिर आप इसको सिंपली रिमूव करते हैं, फिर वो सेफ नहीं है। ठीक है जी। तो इस पब्लिक की प्राइवेट की हमें समझ आ गया कि अब हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो गया है ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये अब ये फुली हमारी अथॉरिटी में है जब तक ये प्राइवेट की हमारे पास है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अच्छा, यहाँ पे ना हमने एक शुरू में चीज, अगर मैं शुरू में बता देता तो वो जरा कॉम्प्लेक्स हो जाती। अभी मैं बताने लगा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अभी मैं इसलिए बताने लगा हूँ कि अभी हमने प्राइवेट की पब्लिक की जनरेट कर ली है। अब हम इस पब्लिक की को ना कॉपी करते हैं, और ये बाकी चीजें रिमूव कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं खत्म। एक्सप्लोरर की समझ आ गई ना सबको? एक्सप्लोरर क्या होता है? हर ब्लॉकचेन का अपना एक एक्सप्लोरर होता है जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो अब हमने जो अकाउंट क्रिएट किया, हमारा अकाउंट है इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, तो हम इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जाके इस अकाउंट की डिटेल चेक करेंगे। बाकी चीज़ों को जरा क्लोज कर दूँ ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। ओके, अब यहाँ पे हम इस अकाउंट को पुट करेंगे, और ये हमें बता देगा कि इस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अभी हमारे पास इसमें 0 बैलेंस पड़ा हुआ है, और इसके इक्विवेलेंट जो डॉलर वैल्यू वो भी 0 है। ठीक है। अगर हमने देखना हो कि इथेरियम का बैलेंस कितना भी, सॉरी, इथेरियम की इस टाइम क्या प्राइस है, तो आप लोगों को एक वेबसाइट बता देता हूँ। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये क्या वेबसाइट है, क्योंकि इस वेबसाइट को हम यूज़ करेंगे इसमें से प्राइसिंग वगैरह लेने की। तो इसलिए दो वेबसाइट्स हैं, कॉइन मार्केट कैप, ये एक वेबसाइट है, और दूसरी वेबसाइट है कॉइन गीको। तो ये वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, देखिए ना, तो ये टॉप पे वेबसाइट है, और ये आपको बताती है कि कौन सी बिटकॉइन, कौन सी कॉइन की इस टाइम क्या प्राइस चल रही है। ठीक है, बिटकॉइन की क्या प्राइस है, 64,000 है। इथेरियम की क्या प्राइस है, 24 आवर में, 1 आवर में प्राइस इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, 24 आवर में इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, 7 डेज में कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। जैसे ये 5% इंक्रीज हुआ है, तो जिन लोगों ने एक हफ्ता पहले परचेज किया तो उनको 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे आपको कॉइन्स नजर आ जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, डेवलप करते हैं, जिसमें जिसमें आपको प्राइसेस चाहिए बिटकॉइन की या दूसरी कॉइन्स की, तो उसके लिए फिर जो एपीआई यूज करनी पड़ेगी ना, कि जहाँ से आपने प्राइसिंग गेट करनी है किसी थर्ड पार्टी से, तो वो आपको फिर यूज करनी पड़ेगी कॉइन मार्केट कैप या फिर कॉइन गिको। कॉइन गिको जो है ये भी अच्छी वेबसाइट है, डेवलपर्स फ्रेंडली भी है, और इनके फ्री प्लान्स भी है एपीआई से गेट करने के लिए, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आगे देखें तो इनकी एपीआई का यहाँ पे लिंक होता है। कहाँ गया? यहाँ से लॉगिन करेंगे सिंपली। ठीक है, तो साइन अप कर लेंगे, फिर लॉगिन करके तो आपको आपकी एपीएस वगैरह का वहाँ पे मिल जाएगा। उसको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, बल्कि ये डायरेक्टली पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है सारी, ये ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से ये की जनरेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, जैसे एक बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन की एग्जांपल देखते हैं, कि अगर हमें एक सिंपल सिंपल सा एक स्क्रीन बनानी है, स्क्रीन की एप्लीकेशन बनानी है, और वहाँ पे हम चाहते हैं कि सिर्फ जो टॉप 10 करेंसीज हैं उनकी प्राइस का हमें मोनिटर करना है, तो वो डेटा कहाँ से आएगा? कोइनगिको से। दैट्स इट।
अच्छा जी, मैंने नेटवर्क स्विच किया है, तो मुझे बताएं कि कॉइन गेको वगैरह की समझ आ गई सबको? क्वीन मार्केट क्या है, कॉइन गेको इसका क्या पर्पस है? जी सर। अच्छा, बस 2 मिनट में लाइट आ जाए फिर मैं इसको आगे स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूँ। तब तक मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी हमने जो प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करवाई है, और इससे पहले हमने डिस्कस किया था माइनर्स को, कि माइनर्स जो है वो क्या करते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको माइनिंग रिवार्ड मिलता है। तो वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किस तरह से करते हैं उस चीज़ को हमने देखना है। जब भी आप बैलेंस रिसीव करते हैं तो आपको खाली पब्लिक की चाहिए होती है, लेकिन जब आप बैलेंस किसी को सेंड करते हैं अपने अकाउंट में से, तो आपको उस टाइम दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब मेनली आपको प्राइवेट की चाहिए होती है। अच्छा, ट्रांजेक्शन को किसी को सेंड करने के 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को बिल्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन बिल्ड क्या होती है? ट्रांजेक्शन बिल्ड क्या होती है कि आप बताते हैं कि मैं अपने इस एड्रेस से अपने इस एड्रेस में पैसे भेजने लगा हूँ, मतलब मैंने फ्रॉम एड्रेस ये है मेरा, और टू एड्रेस में मैं इतनी अमाउंट भेजने लगा हूँ, और ये नेटवर्क है, ठीक है। तो वो आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो बिल्ड हो जाएगी। दूसरा जो प्रोसेस होता है, स्टेज होती है, वही होती है कि ट्रांजेक्शन को साइन करना। ट्रांजेक्शन को आप साइन कैसे करते हैं? अपनी प्राइवेट की से, ठीक है। जब उसको आप साइन करेंगे तो आपका वो हैश जनरेट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन हैश। और जो थर्ड स्टेज होती है वो क्या होती है? उस ट्रांजेक्शन को सबमिट करवाना। सबमिट कहाँ पे करवाना? उस नेटवर्क के अंदर, मतलब ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर, जैसे हमने अभी किया इथेरियम। तो आपने ट्रांजेक्शन को बिल्ड कर दिया, उसको साइन कर दिया, अब उसको आप सबमिट करवा देंगे। तो होगा क्या कि जो माइनर्स होंगे वो चेक करेंगे कि इन्होंने जो फ्रॉम एड्रेस यूज किया है, ठीक है, और जितनी अमाउंट इसमें ऐड किया कि मैं इतनी अमाउंट इस बंदे को सेंड करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वो एड्रेसेस करेक्ट हैं? सेकेंडली, क्या वो क्या वो उस एड्रेस के अंदर इतना बैलेंस है कि नहीं है? और उसके बाद जो हैश क्रिएट हुआ है, जो इनक्रिप्टेड हैश क्रिएट हुआ है ट्रांजेक्शन का, क्या वो हैश के अंदर, क्या वो हैश इसी फ्रॉम एड्रेस और फ्रॉम एड्रेस से बिलोंग करता है, या जो आपने ट्रांजेक्शन बिल्ड की थी, क्या उस हैश के अंदर भी सेम इन्फॉर्मेशन है कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है? तो अगर वो सारी चीजें करेक्ट है तो फिर वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करके आगे प्रोसेस कर देता है। फिर बाकी जो माइनर्स होते हैं वो भी उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करके तो प्रोसेस करते रहते हैं। इस तरह किसी भी ट्रांजेक्शन के वैलिडेट होने के लिए जरूरी है कि उसको मिनिमम 6 माइनर्स वैलिडेट करें। यहाँ तक समझ आ गई सबको? यहाँ पे किसी को समझ नहीं आई, क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर आपने 6 माइनर क्या है? हाँ, 6 माइनर से कम भी ट्रांजेक्शन माइन हो जाती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 6 माइनर्स अगर आपकी ट्रांजेक्शन को कह देते हैं कि वैलिड है तो फिर वो वैलिड कंसीडर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एप्लीकेशन बना दी है, वेब एप्लीकेशन या वॉलेट एप्लीकेशन, तो मैं कहता हूँ कि मेरे से वॉलेट एप्लीकेशन के अंदर जो रूल है वो ये है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आ रही है किसी यूजर के पास जिसका एड्रेस मेरे वॉलेट में है, तो उस ट्रांजेक्शन को मिनिमम 6 लोगों ने कन्फर्म किया हो, माइनर्स ने कन्फर्म किया हो, तो फिर उसको मैं अपने वॉलेट में उसको शो कराऊंगा कि ये कन्फर्म हो गया, ट्रांजेक्शन वैलिड है। सर ठीक है, नहीं मैं वो उसमें कंफ्यूज हो गया था कि आई मीन ये अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ओके। नॉर्मली वो परसेंटेज होती है ना कि 30% या 1% होती है नॉर्मली। वैसे तो परसेंटेज ही उसको माइन करती है, उसको कंफर्म करती है ट्रांजेक्शन को, लेकिन हम उसको वैलिड होने के लिए कह रहे हैं कि वैलिड होने के लिए कम से कम अगर हमें 6 कंफर्मेशन मिल गई हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि चांद नजर आने के लिए 6 शहादतें मिल जाएं, तो वो होता है कि चांद नजर आ गया। उसके बाद फिर जितने मर्जी भी नजर आ जाए, लेकिन हमें कम से कम 6 बंदों की शहादत चाहिए होती है कि चांद नजर आ गया, तो हम फिर अनाउंस करेंगे कि हाँ जी बाकी चांद नजर आ गया। अच्छा जी, इनवैलिड ट्रांजेक्शन क्या होगी उसको जरा मैं एक्सप्लेन करने लगा, आप लोग अपनी गौर से सुनना। इनवैलिड ट्रांजेक्शन ये होगी कि फॉर एग्जांपल हम एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इनवैलिड ट्रांजेक्शन क्या होगी कि फॉर एग्जांपल हम हमारे ये जो प्राइवेट की है ना, इसमें हमारे पास पड़ा हुआ है जीरो ETH पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें ट्रांजेक्शन बिल्ड करते हैं जो कि हमारे इस अकाउंट से है, और हम कहते हैं कि ट्रांजेक्शन बिल्ड करते हुए कि हमारे इस अकाउंट में 100 इथेरियम पड़े हुए हैं, ठीक है। 100 इथेरियम की क्या प्राइस बनेगी? यहाँ पे ये देखिए, 100 एक इथेरियम जो है वो $1800 का है, ठीक है। हम इसका राउंड ऑफ करके कहते हैं $2000 का, तो 100 इथेरियम की क्या प्राइस बनेगी? उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें। तो खैर, हमारी प्राइवेट की में जीरो बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन हम जब ट्रांजेक्शन बिल्ड करते हैं तो हम बताते हैं कि हमारा जो फ्रॉम एड्रेस है उसके अंदर जो है वो, जो कि एड्रेस है 0x, इसके अंदर हमारे पास 100 इथेरियम पड़े हुए हैं,
है। और हम टू एड्रेस में कोई एड्रेस बता देते हैं जी, हम इस एक्स किसी भी एड्रेस पे ट्रांसफर सेंड करने लगे हैं, ठीक है, और इतनी अमाउंट सेंड कर रहे हैं, ठीक है, 100 इथेरियम। अच्छा, जो सेकंड स्टेज होगी उसमें हम क्या करते हैं कि हम उस ट्रांजेक्शन को साइन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रा आगे पीछे बोल रही हूँ, यहाँ पे ये हमारा एड्रेस है, इसके अंदर भी 0 इथेरियम ही पड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग ने यहाँ से मेटामास्क से एक एड्रेस उठाते हैं इथरस्कैन से। ये 2 नंबरी वाली चीज़ है, लेकिन आप लोगों को मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। कौन सा एड्रेस उठाएं यहाँ से? फॉर एग्जाम्पल ये वाला एड्रेस उठा देते हैं, ठीक है। फ्रॉम, अब देखें इस एड्रेस के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 134 इथेरियम पड़े हुए हैं, ठीक है। हम इस एड्रेस को उठा लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हम ना, ये हमारा एड्रेस है, हम इसमें से कितनी अमाउंट भेजने लगे हैं, 100 इथेरियम इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। अब ये तो हमारी फर्स्ट स्टेज। हमारी सेकंड स्टेज क्या आती है, कोई बता सकते हैं? बिल्ड करना, साइन करना। साइन। और थर्ड स्टेज क्या थी? सबमिट करना। सबमिट टू नेटवर्क। ओके जी, अब हमने क्या बताया कि हम इस एड्रेस पे 100 इथेरियम सेंड करने लगे हैं इस एड्रेस से। तो इस एड्रेस में तो वाकई 100 इथेरियम पड़े हुए हैं, सही है। तो जब हमारे पास जब हम इसको साइन करेंगे ना सेकंड स्टेज के ऊपर, तो हमारे पास जो इसका हैश जनरेट होगा, ठीक है, वो हैश हमारा फ्रॉम एड्रेस में ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। और हैश को क्रिएट करने के लिए हम उसको साइन करने के लिए क्या यूज करेंगे, अपनी प्राइवेट की यूज करेंगे, ये वाली, जिसमें कितना पड़ा हुआ है, जिसमें 0 बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने फ्रॉम एड्रेस वो यूज किया जिसमें बैलेंस पड़ा हुआ है, जबकि उसको साइन करने के लिए वो एड्रेस यूज किया जिसमें बैलेंस 0 पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस ट्रांजेक्शन को नेटवर्क में सबमिट करवा देंगे, ठीक है। अब सबमिट करवाने के बाद का क्या काम होगा कि जब ये ट्रांजिशन जाएगी किसी माइनर के पास, तो माइनर क्या करेगा, उस हैश में से उस हैश के बेस पे इसको चेक करेगा कि जो जो हैश क्रिएट हुआ है, क्या वो वाकई इसी एड्रेस ने साइन किया था जिसमें से ये बैलेंस भेज रहा है, या कोई और एड्रेस था, और क्या इसमें इसके अंदर बैलेंस है कि नहीं है। तो जब ये चीज़ें इनकरेक्ट होंगी तो वो सिंपल ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, इनवैलिडेट कर देगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो जो 2 नंबरी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जरा 2 नंबरी वाला काम है, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना प्राइवेट नोड रन करके, प्राइवेट नोड से मिला के ब्लॉकचेन प्राइवेट बना के, वो क्या करते हैं कि यहाँ से ट्रांजेक्शन इस एड्रेस पे भेजते हैं, या फिर एक्चुअल नेटवर्क में ही नेटवर्क को मैनिपुलेट करते हैं कि अपना सर्वर अपना माइनर लगा के इस ट्रांजेक्शन को बीच में चेंजेस करके, तो इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करवा देते हैं। एक इसकी एक नोड इसको वैलिडेट कर देता है, जो कि इनका अपना होता है। तो उसका जो वैलिडेट करने के बाद उसका जो हैश है ना, या फिर जो उसका स्क्रीनशॉट है, वो फिर दूसरे बंदे को भेजते हैं कि मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं, अब इसके बदले मुझे प्रोडक्ट भेज दें, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है या जो भी है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब वो उसको प्रोडक्ट भेज देता है, और जब ये वाली ट्रांजेक्शन जब सेकंड नोड पे जाती है, जो एक्चुअल में नोड है नेटवर्क के अंदर, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो फिर पहले वाले बंदे को आइडिया होता है कि ये तो ट्रांजेक्शन ही फेक है। तो ये कंसेप्ट भी इसमें पाया जाता है। तो खैर, मेन जो चीज़ आपको समझाना था वो ये था कि अगर हमारी रियल ट्रांजेक्शन है और इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम यहाँ पे एक फी भी पे करेंगे, जैसे 0.001 ETH, तो जो भी इसको माइन करेगा उसको ये फीस मिल जाएगी और हमारी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली माइन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी ट्रांजेक्शन सही नहीं है, इनवैलिड ट्रांजेक्शन है, तो वो जो माइनर्स होंगे या वैलिडेटर्स होंगे, वो इस ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया? ठीक है जी। कोई ऐसा जिसको अभी तक समझ ना आई हो कि क्या हुआ है? मैंने बड़े सिंपल से और बड़े बेसिक लेवल पे आगे ये चीज़ बताई है। इसके बाद चीज़ें आस्ते आस्ते थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी, इसलिए आपको इन चीज़ों का पता होना जरूरी है। जी जैन, क्या नहीं क्लियर हो आपको? सर ये जो हमारी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि
जो अकाउंट जिसे हम भेज रहे हैं और जो प्राइवेट की हमने दी है उसको वो मैच नहीं की, इसलिए हुआ है ना ये रिजेक्ट। जी, प्राइवेट की आपने किसी को नहीं देनी, प्राइवेट की सिर्फ आपने उस ट्रांजेक्शन को साइन करना है। जब साइन करेंगे तो उसमें से एक हैश निकलेगा, उस हैश की वो हैश ही एक्चुअली आपके आगे नेटवर्क में जाएगा। ठीक है, तो जब वो मिसमैच होंगे तो वो सिंपली ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगी। अब ब्लॉकचेन की थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में जो ब्लॉक बनता है वो जेनेसिस ब्लॉक होता है, जो हमारा पहला ब्लॉक होता है, जिसको जीरो भी कह सकते हैं, जीरो नंबर ब्लॉक होता है या 1 नंबर ब्लॉक होता है। तो वो पहला ब्लॉक होता है। नेटवर्क इस तरह से ब्लॉकचेन नेटवर्क इस तरह से काम करता है कि अ, हम क्या करते हैं कि ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर कुछ सेकंड्स के बाद एक ब्लॉक जनरेट होता है। जैसे हम इसका टाइम सेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो भी नया ब्लॉक है ब्लॉकचेन के अंदर वो होगा 7 सेकंड्स के बाद एक नया ब्लॉक जनरेट होगा। उस 7 सेकंड के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन लोग कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो वो उस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और वो सिंगल ब्लॉक जो है वो विद ऑल ट्रांजेक्शन जो है वो एक ही बार प्रोसेस हो जाएगा बल्क में। ठीक है, तो आपकी ट्रांजेक्शन इस तरह से प्रोसेस होती हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। पहले ब्लॉक क्रिएट होता है, ब्लॉक के अंदर हम ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं और वो ट्रांजेक्शन फिर उस ब्लॉक के साथ आगे मूव होती हैं। और जो भी ब्लॉक होगा ना आपका, जैसे जीरो ब्लॉक है और आगे 1 ब्लॉक है, तो हर न्यू ब्लॉक के पास अपने पिछले ब्लॉक का हैश होता है, उसका रेफरेंस पड़ा होता है। ठीक है, तो ये सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आप 5th ब्लॉक जनरेट करवाते हैं और बीच में से 4th ब्लॉक गायब है, तो वो ट्रांजेक्शन आपका जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, वो नहीं वर्क करेगा। तो हर अगले जनरेट होने वाले ब्लॉक के पास अपने पिछले ब्लॉक का रेफरेंस पड़ा होता है। और ब्लॉक का कुछ टाइम होता है, उस टाइम के बाद ब्लॉक जो है वो प्रोसेस होता है और उस ब्लॉक के अंदर उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रांजेक्शन सबमिट होती है वो उसके अंदर पैक होके पूरा ब्लॉक आगे प्रोसेस हो जाता है, मतलब उसको आगे माइन कर देते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन आगे प्रोसेस हो जाती है। ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन बेसिकली ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी का हमने कोई बैलेंस सेंड करना है। ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने ब्लॉकचेन के अंदर हेलो वर्ल्ड राइट करना है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड को लिखने के लिए भी हमें एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा रीड करना फ्री है। ठीक है, डेटा रीड करने के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन डेटा राइट करने के लिए आपकी गैस फीस भी लगेगी और उसके ऊपर एक नई ट्रांजेक्शन भी क्रिएट होगी। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। सही है जी, जैसे हम वोटिंग सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, जब भी आप किसी कोई वोट कास्ट करेंगे तो आप एक नई ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे। तो जो वैसे तो हमारी जो डेटाबेस, नॉर्मल डेटाबेस के अंदर डेटाबेस के मतलब जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो डेटाबेस के टेबल्स वगैरह के अंदर सेव होते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइल्स, ब्लॉक की फाइल्स क्रिएट होती हैं। अगर आप जो नोड होता है ना, नोड वाला सर्वर होता है, सो उसके अंदर अगर आप जाकर उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो हर ब्लॉक के लिए एक फोल्डर क्रिएट होता है। उस फोल्डर के अंदर फिर आगे फाइल्स बनी होती हैं ट्रांजेक्शन वगैरह की, वहाँ पे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। वो जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितने ब्लॉक्स हैं, वो सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर सिंक होते हैं। उनको पता होता है कि कौन से नोड पे कौन सी ट्रांजेक्शन क्रिएट हुई। ठीक है जी, समझ आ गई ब्लॉकचेन की। अकाउंट क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होती है, बैलेंस कैसे सेंड होता है, साइन कैसे करते हैं, और माइनर्स कैसे काम करते हैं, ट्रांजिशन वैलिडेट इनवैलिडेट क्या होती हैं, और बैलेंस आगे कैसे प्रोसेस होते हैं, और ब्लॉकचेन में डेटा राइट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, मतलब फीस लगती है, और रीड करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अब हम थोड़ा सा इससे आगे एडवांस जाएंगे। जी, इसमें ट्रांजिशन ज़्यादा सिक्योर होती है। ठीक है, ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि इसमें आपकी जो इंक्रिप्शन है ना, क्रिप्टो करेंसी, जैसे क्रिप्टो करेंसी है ना, ये फुली इंक्रिप्टेड होती है। इसके जो हैशेस होते हैं वो आम कंप्यूटर से हम उसको डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकते। और जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स के पास भी जीपीयू सिस्टम होते हैं। वो जीपीयू सिस्टम फिर इनके एल्गोरिदम, उनके अंदर जो एल्गोरिदम होते हैं जो कि ऑफिशियल इस ब्लॉकचेन के होते हैं, उसके अलावा उसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो वो एल्गोरिदम के साथ ही उसको वो डिक्रिप्ट नहीं करते, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ वन वे रीड कर सकते हैं और उसको फिर वैलिडेट करते हैं। तो इसमें जो डेटा होता है आपका फुली सिक्योर होता है, उसकी डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे जो वेब डेवलपमेंट के लोग हैं, वो ना वेब डेवलपमेंट में एक लाइब्रेरी यूज करते हैं बिक्रिप्ट के नाम से। बिक्रिप्ट का एक पैकेज होता है रिएक्ट जेएस में या नोड जेएस में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें वन वे होता है, वन वे मैचिंग होती है। वन वे मैचिंग से मुराद ये कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने डेटाबेस में अपना पासवर्ड सेव किया तो वो पासवर्ड आपका बिक्रिप्ट लाइब्रेरी के साथ इनक्रिप्ट होगा। ठीक है, इनक्रिप्ट होने के बाद वो एक स्ट्रिंग जनरेट करेगा, वो स्ट्रिंग आपके डेटाबेस में सेव होगी। ठीक है, तो जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे उसी पासवर्ड के साथ, तो वो पासवर्ड आपका दोबारा उसी लाइब्रेरी से, बिक्रिप्ट लाइब्रेरी से दोबारा इनक्रिप्ट होगा। ठीक है, जो वो दोबारा इनक्रिप्ट होगा, तो इनक्रिप्ट होने के बाद वो जो स्ट्रिंग होगी जो पहले सेव है वो डिफरेंट होगी, जो दोबारा स्ट्रिंग जनरेट हुई है वो डिफरेंट है, दोनों आपस में मैच नहीं कर रही। लेकिन वो दोनों स्ट्रिंग जब आप बिक्रिप्ट लाइब्रेरी को देंगे मैच करने के लिए, तो वो उसको वैलिडेट कर देगा कि ये दोनों सेम पासवर्ड, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है। लेकिन वो लाइब्रेरी को पता नहीं है कि पहले जो पासवर्ड सेव है उसको डिक्रिप्ट नहीं वो कर सकती, बट वो उसको वैलिडेट कर सकती है। तो इस तरह की जो हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो बिटकॉइंस या इस तरह की जो ब्लॉकचेन होती है इसके अंदर यूज होते हैं, और उनको
उनकी जो मैचिंग है, उनको जो इन्फॉर्मेशन है या उनकी जो डिक्रिप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ जीपीयू सिस्टम, जो हाईली जीपीयू सिस्टम होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं, उन्हीं के साथ आप उसको रीड कर सकते हैं या माइन कर सकते हैं। तो इसलिए माइनिंग करना सिंपल नहीं, आपके कंप्यूटर के ऊपर माइनिंग नहीं हो सकती अगर इसमें कोई जीपीयू सिस्टम नहीं है। आप स्टार्ट तो कर देंगे माइनिंग, बट वो इतनी स्लो होगी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी और माइनिंग रिवार्ड आपको कम मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। अभी आपको बताता हूँ कि एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताता हूँ। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि हमें बिटकॉइन की तरह का एक और कॉइन बनाना है, तो आप उसको किस तरह से आंसर करेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाना चाह रहे हैं या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर उस कॉइन को लॉन्च करना चाह रहे हैं। अगर वो कहता है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाने के लिए उसके पास बहुत बड़ा बजट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कंसेंसस है वो आपको शुरू से डिसाइड करने होंगे। जो उसका जो फर्स्ट नोड है वो आपको अपने सर्वर के ऊपर रन करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो मार्केटिंग का बजट है कि उसको लोगों को बताना कि हमने एक ब्लॉकचेन लॉन्च किया, इसका हमारा ये कॉइन है, उसके ऊपर आपका अच्छा खासा एक्सपेंस आएगा, जो कि मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी जा सकता है। जैसे अगर बिटकॉइन के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ नोड्स बने हुए हैं, तो वो उनकी मार्केटिंग के जरिए ना, तो वो मार्केटिंग के ऊपर भी आपका बजट बनता है, लगता है। या फिर उसको हम ये बोलेंगे कि अच्छा, आपके पास इतना बजट नहीं है, आप 1-2 हज़ार डॉलर में ये अपना कॉइन लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसका जो अल्टरनेटिव वे ये है कि जो बनी बनाई ब्लॉकचेन है, हम उसी की नेटवर्क को यूज करके आपका कॉइन बना देते हैं, ठीक है। तो जो बनी बनाई ब्लॉकचेन है वो सिर्फ आपसे जो भी ट्रांजेक्शन उसके बदले एक फीस चार्ज करेगी, ठीक है। वो फीस हमने पे करनी होगी, जिसको हम गैस फी कहते हैं। तो इस तरह की जो ब्लॉकचेन्स हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ईवीएम ब्लॉकचेन्स, इथेरियम वर्चुअल मशीन। क्योंकि इथेरियम ने सबसे पहले ईवीएम ब्लॉकचेन लॉन्च की थी, जिसके ऊपर इथेरियम का अपना कॉइन तो चलता है, वो तो वर्क करता ही है, लेकिन इथेरियम की इस ब्लॉकचेन के ऊपर हम अपने टोकन्स भी लॉन्च कर सकते हैं। इसको हम टोकन बोलेंगे, कॉइन भी बोल सकते हैं, टोकन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं, अगर आप अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन लॉन्च करते हैं तो आपको आप अपनी जो गैस फी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, या उस पर नो फी भी कर सकते हैं, जीरो फीस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की ब्लॉकचेन यूज करके उसके ऊपर अपना कॉइन लॉन्च करते हैं, तो उसमें फिर क्या होगा कि आपको हर ट्रांजेक्शन के बदले एक गैस फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन वो आप नहीं पे करेंगे, वो जो भी यूजर होगा वो पे करेगा। जैसे हम एक कॉइन की एग्जांपल लेते हैं, एक कॉइन है यूएसडीटी, ठीक है, सबको पता होगा। यूएसडीटी जो है वो डॉलर कॉइन है। मतलब ये कि कॉइन दो तरह, क्रिप्टो करेंसी दो तरह की होती है, एक होती है स्टेबल कॉइन्स, एक होती है नॉन स्टेबल कॉइन्स, ठीक है, वोलेटाइल कॉइन भी कह सकते हैं उसको। तो जैसे बिटकॉइन है, इसकी प्राइस जो है वो कभी किसी दौर में 500 थी, 600 थी, अब उसकी प्राइस 60,000 है, और इस तरह से ऊपर नीचे होती रहती है। इसमें लोगों को नुकसान होता है, मतलब अगर प्राइस नीचे आती है, और फायदा होता है अगर प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं जैसे यूएसडीटी है, तो इन कॉइन्स की प्राइस हमेशा $1 ही रहती है। तो लोग क्या करते हैं, लोग सेफ साइड पे आने के लिए यूएसडीटी में अपने फंड सेव रखते हैं। तो जो यूएसडीटी है वो बना हुआ है ईवीएम चेन के ऊपर, मतलब इथेरियम के नेटवर्क को यूज कर रहा है। तो जब भी आपने यूएसडीटी विड्रॉ करने हैं, तो यूएसडीटी को विड्रॉ करने के लिए आपके अकाउंट में इथेरियम भी होना जरूरी है। मतलब ये, अगर मेरा अकाउंट है ये वाला, तो इसके ऊपर मुझे यहाँ पे मेरे पास अगर बैलेंस पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल 2000 यूएसडीटी पड़े हुए हैं, इनको विड्रॉ करने के लिए मेरे पास गैस फी को पे करने के लिए कुछ ना कुछ इथेरियम भी होना जरूरी है, 0.1 इथेरियम फॉर एग्जांपल। तो अगर ये होंगे तो मेरी गैस फी पे होगी, और गैस फी पे होगी तो मेरे 2000 यूएसडीटी विड्रॉ हो सकेंगे। अच्छा, एक ब्लॉकचेन के ऊपर आपका एक ही अकाउंट बनेगा, जैसे ये वाला हमारा बना, लेकिन इस एक अकाउंट के ऊपर आप मल्टीपल कॉइन्स भी सेव करवा सकते हैं, डिफरेंट, जैसे यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, डोज कॉइन है, डोज कॉइन है, इस तरह के और भी हैं। डोज तो नहीं कह रहे, और इस तरह के काफी सारे कॉइन्स हैं जो कि आप किसी एक एड्रेस के ऊपर ही रख सकते हैं, और उनको एक ही एड्रेस में मैनेज कर सकते हैं, एक एड्रेस से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है ईवीएम चेन्स। तो अगर आप अपना बनाते हैं तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर आप एक्जिस्टिंग ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा कि गैस फी पे करनी होगी, और आपके यूजर्स को इथेरियम के साथ रखना होगा। और इस चीज का आइडिया यूजर्स को भी होता है, और वो इसको बेयर करते हैं। यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो ईवीएम चेन्स हैं, इनके ऊपर कॉइन को बनाने के लिए सर इसके अंदर ट्रांजैक्शन रिटर्न भी हो सकती है? ट्रांजैक्शन रिटर्न हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अगर नेटवर्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो माइनर्स हैं, माइनर्स ने अपनी फीस को इंक्रीज कर दी है, तो जब आप ट्रांजैक्शन किसी को सेंड करेंगे ना, तो उसमें आपने गैस फी खुद ऐड करनी होती है। आप डिसाइड करते हैं कि आपने मिनिमम गैस फी रखनी है, मैक्सिमम रखनी है, या नॉर्मल रखनी है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमारी ट्रांजैक्शन जल्दी जल्दी प्रोसेस हो, तो वो उसमें फिर मैक्सिमम से भी ज़्यादा फीस ऐड कर देते हैं। तो अगर नेटवर्क की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और आप उसमें नॉर्मल फीस या मिनिमम फीस रख रहे हैं, तो समटाइम आपकी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है। उसमें आपकी
आपके पैसे नहीं कटते, समटाइम कटते भी हैं। अगर एक माइनर ने इसको प्रोसेस कर दिया, दूसरे माइनर ने रिजेक्ट कर दिया, ट्रांजेक्शन मिडिल में जो है ना फंसी हुई, तो वो फिर आपके पैसे कट जाएंगे जो पहले माइनर ने प्रोसेस किया, गैस भी कट जाएगी, पैसे आपको वापस आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ईवीएम ब्लॉकचेन्स के ऊपर कॉइन्स को बनाने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होती है। ठीक है, तो ईवीएम चेन के ऊपर जो लैंग्वेज सपोर्ट होती है वो कौन सी होती है? सॉलिडिटी। अब हम आते हैं सॉलिडिटी लैंग्वेज की तरफ। अब इसके लिए हम डेस्कटॉप भी यूज करेंगे, बट फिलहाल हम सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए हम इसको वेब में लेके चलते हैं। तो इसके लिए एक आईडीई यूज होती है। आईडीई से मुराद ये है कि कोई ना कोई जैसे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जहाँ पे आप कोड लिखें, उस कोड को कंपाइल करें, उस कोड को डिप्लॉय करें। जैसे हम VS कोड आप यूज करते हैं, कर्सर यूज करते हैं, तो इसी तरह रिमिक्स एक है आईडीई इथेरियम के लिए, और ये ब्राउजर बेस्ड है। ठीक है, आई थिंक कर्सर जो है वो लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। और कर्सर मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों के पास कर्सर पेड हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फ्री वाले के साथ काम करेंगे ना, तो समझ लें कि आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने कम से कम 1 मंथ के लिए अपने ऊपर $20 स्पेंड करने हैं, कर्सर की सब्सक्रिप्शन आपने परचेज कर लेनी है। ठीक है, कर्सर जैसे VS कोड है वैसे कर्सर भी होता है, और 1 मंथ के लिए कम से कम आपने इस चीज़ को फुल जो है सीखना है कि AI के साथ हम कोडिंग कैसे कर सकते हैं, AI के साथ हम ब्लॉकचेन के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लगा सकते हैं, और वेब 3 की एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। बल्कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने खुद के ऊपर 1 मंथ के लिए $20 प्लीज़ स्पेंड कर लेना, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, और हम इसको अब ये रिमिक्स हमारे पास है एक एक्सप्लोरर आईडीई है। यहाँ पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बना भी सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि साइड बार है, इसमें यहाँ पे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रखा सकते हैं। जैसे ये इनके कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आप अपना बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड छोटा सा। उसके लिए हम सबसे पहले चैट जीपीटी को, ये जो हमारी इंटर्नशिप है इसमें हम फुली AI टूल्स को ही यूज़ करके सारा कुछ करेंगे, ताकि हम इस चीज़ पे फोकस ना करें कि यार हम बिल्कुल जो सॉलिडिटी है उसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स को भी इंशाल्लाह सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसका यूजेज आना चाहिए। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर नहीं जाएंगे। आई एक्सपेक्ट होगी। तो अब हम देखेंगे कि हम AI टूल्स को यूज़ करके अगर हमें कुछ हमें नहीं भी आता तो हम कैसे काम करवा सकते हैं। हमें सिर्फ वो डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई नीड अ सिंपल हेलो वर्ल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसने ये हमें सिंपल सा हेलो वर्ल्ड क्रिएट करके दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट हम इसको कॉपी करके इधर ले आएंगे, रिमिक्स के अंदर यहाँ पे आके न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो इसकी जो एक्सटेंशन होगी .sol होगी, सॉलिडिटी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने बता दी कि कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं सॉलिडिटी का। इसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट्स का तो आपको आइडिया होगा कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्लासेस क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, आज से तो पता चल जाएगा। फिलहाल हम फोकस करते हैं इसको बने बनाए कोड को रन करने में। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर का आप लोगों का ये स्ट्रिंग हमने एक मैसेज का वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग टाइप में, फिर हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर अब क्या होता है कि जब भी आप किसी क्लास को कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इसमें हमने इस मैसेज के अंदर वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ल्ड सेव करवा लिया। इसके बाद हमने एक फंक्शन बना लिया सेट मैसेज का, और सेट मैसेज में क्या होगा, हम जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो हम इसके ऊपर जो भी इस फंक्शन को वैल्यू पास करेंगे वो हमारी इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमने गेट मैसेज का फंक्शन बना लिया कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे रीड करने के लिए, तो फिर क्या होगा, हेलो वर्ल्ड हमें रिटर्न हो जाएगा, या जो भी हमने वैल्यू सेव की होगी सेट के साथ वो हमें रिटर्न हो जाएगी। तो ये बड़ा एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड हमने कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अच्छा जी, इस कॉन्ट्रैक्ट को अब डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले हमें कंपाइल करना पड़ेगा।
ठीक है। तो कंपाइल इसने किया, उसने बता दिया कि ये कंपाइल हो चुका है, ठीक है। कंपाइल है, ये कंपाइल यहाँ पे टिक आ गया, इसका मतलब कंपाइल हो चुका है। इसके बाद रन करनी है। अच्छा जी, डिप्लॉय करने के लिए अभी यहाँ पे हमारे पास दो तरह के नेटवर्क होते हैं। एक हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन नेटवर्क होता है, इसको मेन नेट भी कहते हैं। तो मेन नेट क्या होता है, जहाँ पे आपके पास एक्चुअल में एथेरियम होने चाहिए, आप उनको यूज करें और डिप्लॉय करें। लेकिन टेस्टिंग के दौरान हमें टेस्ट नेट भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट नेट भी काफी तरह के होते हैं। अगर हम यहाँ पे आए ना वापस मेटामास्क में, तो अब ये तो सारे हैं मेन नेटवर्क के, लेकिन यहाँ पे आप इसको ना टेस्ट नेटवर्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वापस आते हैं, टेस्ट नेटवर्क बेसिकली क्या करते हैं कि आपको एक टेस्ट बैलेंस दे देते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। नेटवर्क स्विच कहाँ से होगा, यहाँ से आप टेस्ट नेटवर्क ऑन कर लें, ठीक है। अब इस नेटवर्क पे जाएंगे ना आप, तो सॉरी यहाँ से वैसे कस्टम नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे स्पोलिया और इस तरह के और भी नेटवर्क होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। सर शो टेस्ट नेटवर्क पर क्लिक करें। हाँ शो टेस्ट नेटवर्क। हाँ यार, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास स्पोलिया आ गया है, लीना आ गया है, और मेगा एथेरियम टेस्टनेट आ गया है, मोनेट टेस्टनेट आ गया है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी हमें ना स्पोलिया का जो बैलेंस है, स्पोलिया भी असल में जो टेस्टनेट होता है वो भी असल में एक्चुअल ब्लॉकचेन ही होती है, जो कि इसके नोड भी होते हैं, माइनर्स भी होते हैं, वो चल रही होती है। लेकिन टेस्टनेट में क्या होता है कि आपके पास जो बैलेंस होता है उसकी वर्थ कोई नहीं होती, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है कि ये नेटवर्क रीसेट होते रहते हैं। इन नेटवर्क से कुछ अर्से बाद रीसेट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर लाइट नेटवर्क की बात करें, अगर जैसे हम इथेरियम नेटवर्क की बात करते हैं, तो उसका जो डेटाबेस का, उसके जो ब्लॉकचेन नेटवर्क का साइज है ना, वो तकरीबन 2 TB तक हो चुका है। 2 TB से मुराद ये होता है कि अगर उसके साथ आप अपना माइनर ऐड करते हैं, तो आपको सबसे पहले वो 2 TB अपने उस नोड के अंदर सिंक करना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वो वर्किंग करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि जो टेस्ट नेट होते हैं उनको कुछ अर्से बाद रीसेट कर देते हैं, ताकि उसका साइज ना इंक्रीज हो। तो स्पोलिया, अगर आपको स्पोलिया का बैलेंस चाहिए, ठीक है, तो आप लिखेंगे स्पोलिया फ्यूसेट। अब फ्यूसेट क्या होता है, फ्यूसेट बेसिकली टेस्ट नेट होता है, टेस्ट बैलेंस होता है, जो काफी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको देती हैं। इसमें से रैंडम वेबसाइट्स हैं, वो चेंज भी होती रहती हैं, तो आप इनको यहाँ पे जाके अपना फ्यूसेट गेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाके अपना फ्यूसेट जो है ना गेट करते हैं। कोइन को का एड्रेस कॉपी करते हैं, और स्पोलिया का, ठीक है। तो इसमें और भी नेटवर्क हैं, बट हम किसका गेट करेंगे, स्पोलिया का। यहाँ हम सिंपल अपना एड्रेस दे देते हैं, गेट 0.05 स्पोलिया। अच्छा, आपका जो नेट जो एड्रेस है वो टेस्ट नेट और मेन नेट पे सेम चल जाएगा, ठीक है। उसमें डिफरेंट एड्रेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब देखें, इसने हमें 0.05 स्पोलिया इथेरियम सेंड कर दी है। स्पोलिया इथेरियम मतलब टेस्ट नेट, उसका ट्रांसमिशन हैश भी जनरेट हो गया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, हमें वो ईथर स्कैन पे ले आएगा। अब ईथर स्कैन जो एक्चुअली ईथर स्कैन है, उसके वो ईथर स्कैन डॉट आई होता है, लेकिन स्पोलिया में उसके पीछे okay। तो यहाँ पे आप आके हम अपनी ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं कि इसमें कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अब ये देखें, इसका स्टेटस इंडेक्सिंग है। जब तक ये स्टेटस कंफर्म नहीं होगा, तब तक ये ट्रांजेक्शन हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है जी, जब तक ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है, हम वापस आते हैं। थोड़ी देर में ये बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मेटामास्क के अंदर, और फिर हम इसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन अ, अब 3 तरह के नेटवर्क होते हैं। पहला आपका नेटवर्क का मेन नेट, जो कि आपको चाहिए होता है मेन नेटवर्क के ऊपर अपना कोइन या कॉन्ट्रैक्ट का कोड लॉन्च करने के लिए। सेकंड आपके पास होता है टेस्ट नेट, जो कि लाइव होता है। जैसे अपने किसी क्लाइंट की टेस्ट स्टेजिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं या फिर टेस्ट नेट पे काम कर रहे हैं, तो उसको ऑनलाइन भी कनेक्ट टेस्ट नेट होना चाहिए, तो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोकल डेवलपमेंट करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आपको एक लोकल ब्लॉकचेन इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है, जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, आप उसको यूज़ कर सकें। जिसको हम टेस्ट नेट भी, जिसको हम लोकल होस्ट भी कह सकते हैं। और इसके लिए हम हार्ड हैट यूज़ करते हैं। वो इंशाल्लाह हम, आज तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट में इसको यूज़ करना सीखेंगे। अगर अभी आप लोगों के पास 30 मिनट और हुए तो फिर हम इसको कर सकते हैं, वरना हम इतना ही रखेंगे ताकि इतना आप लोगों को ज़रा समझ आ जाए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको एडवांस भी करेंगे। तो खैर, फिलहाल हमारा जो नेटवर्क है वो
इसका अपना एक टेस्ट नेट इसने किया हुआ है ओसाका का, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बैलेंस भी पड़ा हुआ है 100 एथेरियम, और हम हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है हेलो वर्ल्ड का, और उसकी फाइल का नाम है हेलो एसओएल, और हम इसको डिप्लॉय करते हैं। अब देखें, अब ये डिप्लॉय करने से इसने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। उसका हैश जनरेट हो गया, तो ट्रांजेक्शन उसकी कंफर्म हो गई है। ये देखें, इसके ट्रांजेक्शन स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो गया। ये ट्रांजेक्शन हैश है, और उसके अंदर हमारा हमें ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिला है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो फंक्शन बनाया है ना, अपना ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इस कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई ना कोई रेफरेंस नंबर होना चाहिए, जिसको यूज़ करके हम इसको बाद में यूज़ कर सकेंगे किसी न किसी एप्लीकेशन के अंदर। तो वो रेफरेंस जो है, जो आईडी है, वो क्या है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का किसी को नहीं समझाया तो अभी पूछ लें मुझसे। यहाँ पे हमने 3 काम किए हैं कॉन्ट्रैक्ट को। एक तो लिखा हेलो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हमने क्या किया, उसको कंपाइल किया कि उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, और तीसरा हमने क्या किया, उसको डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने से हमें उसकी कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मिल गया। ट्रांजेक्शन हैश क्या होता है, क्योंकि अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है, मतलब ये कि ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर एक ट्रांजेक्शन क्रिएट हुई है, तो ट्रांजेक्शन क्रिएट जब भी होगी उसके बदले हमें एक हैश मिलेगा, ट्रांजेक्शन हैश मिलेगा, ठीक है। तो वो ये है ट्रांजेक्शन हैश। और ब्लॉकचेन का जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है, डिप्लॉय होने के बाद हमारे पास उसका जो रेफरेंस नंबर आया, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो और वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। अब देखें, अब कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ चुका है ये वाला। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने शुरू में इसमें जो किया था, मैसेज ऐड किया था, वो था हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखवा दिया था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस मैसेज को, तो हम उसमें सेट मैसेज करेंगे। सेट मैसेज कैसे होगा, जैसे हेलो वर्ल्ड सेट, हम इसमें ये कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हमने हमने डेटा रीड किया है ना, उस टाइम कोई ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं हुई, हमारे बैलेंस में से कुछ भी नहीं कटा, हमारा बैलेंस सिर्फ 100 में से 99 रह गया, 99.99 रह गया। और वो जो 1 कटा, वो क्यों कटा, वो इसलिए कटा क्योंकि हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, ट्रांजेक्शन क्रिएट हुई है। हमने जब डेटा को रीड किया, उसमें हेलो वर्ल्ड जो सेव था, उसका हमें कोई गैस फी वगैरह पे नहीं करनी पड़ी, ना इसकी कोई ट्रांजेक्शन हैश क्रिएट हुआ। लेकिन जब हम इसमें से वैल्यू सेट करेंगे, तो सेट करने के लिए फिर क्या होगा कि गैस लिमिट उसने बता दी कि ऑटो है। ऑटो मतलब जितनी नेटवर्क को गैस चाहिए वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले। ट्रांजेक्ट का मतलब अब इसके लिए ट्रांजेक्शन क्रिएट होगी, ठीक है। अब इसके बदले हमें ये ट्रांजेक्शन मिल गई। इस ट्रांजेक्शन को भी अगर हम देखें, तो ये देखें ट्रांजेक्शन का स्टेटस कंफर्म हो चुका है, और इसके बदले एक नई ट्रांजेक्शन हैश क्रिएट हुआ है, ठीक है। और ब्लॉक नंबर 2 क्रिएट हुआ है। पहला हमारा जो ब्लॉक था, जब हमने डिप्लॉय किया, तो वो ब्लॉक नंबर 1 था। क्यों? क्योंकि ये हमारी लोकल होस्ट की डेटा की ब्लॉकचेन है, और हम ही फर्स्ट इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका ब्लॉक नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, और सेकंड ट्रांजेक्शन इसका ब्लॉक नंबर 2 क्रिएट हुआ। तो अब हम दोबारा इसकी मैसेज को रीड करते हैं, देखते हैं कि उसमें डेटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। गेट मैसेज, ठीक है। तो अब मैसेज चेंज हो गया, हेलो वर्ल्ड सेट। इसका मतलब क्या, कि हमने एक सिंपल सा करंट बना लिया। करंट तो नहीं कह सकते, डेटा इसमें डिलीट तो नहीं होगा, तो डेटा हमने राइट भी कर दिया, और डेटा हमने रीड भी कर दिया, और अपडेट भी कर दिया, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई किसी को? तो आज हमने ब्लॉकचेन में अपना पहला करंट सीखा है कि हम डेटा को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अपडेट कैसे कर सकते हैं, वो हमने इसमें सीख लिया। हम इसमें डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, बाय द वे। डेटा ऐसी बात नहीं कि डिलीट नहीं हो सकता, तो डिलीट अगर हमने फंक्शन लिखा हुआ तो वो डिलीट उसमें उसको कर देगा, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर स्टिल उसका रिकॉर्ड रहेगा, उसकी ट्रांजेक्शन रहेगी। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया सबको ये वाला मेटामास्क के साथ? थम्स अप करके दिखा दें, कोई मोटिवेशन शो करें आप लोग। और मेटामास्क के अंदर अब हम देखते हैं कि हमारा वो बैलेंस आया कि नहीं आया। अच्छा, ये देखिए, हमने जो वहाँ से स्पोलिया टेस्टनेट के ऊपर जो फ्यूसेट मंगवाए थे, फ्यूसेट का मतलब टेस्ट बैलेंस, तो वो हमारे पास उसकी ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस हो चुके हैं। अब मेटामास्क के ऊपर आते हैं, चेक करते हैं कि हमारे हमारे पास वो बैलेंस आया कि नहीं आया। तो यहाँ से अब स्पोलिया नेटवर्क आ रही है, सेंटर से ज़रा चेंज हो गया हुआ है, तो हम देख लेते हैं। स्पोलिया नेटवर्क, तो अब ये देखें, स्पोलिया नेटवर्क के ऊपर हमारे पास 0.05 का बैलेंस आ चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें अपने इस कॉइन को अगर अभी हमें इस नेटवर्क को लाइव करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें प्रोडक्शन के ऊपर अगर डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए हमें स्विच करना पड़ेगा नेटवर्क कहाँ पे, स्पोलिया के ऊपर। तो यहाँ पे हमें करना,
कोड एक्सटेंशन मेटामास्क रेफरेंस फोल्डर। तो जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया वो यहाँ से मुझसे परमिशन पूछ रहा है अकाउंट की, एडिट अकाउंट। तो यहाँ पे हमने स्पोलिया नेट किया और स्पोलिया का जो बैलेंस था वो हमारे पास यहाँ पे 0.05 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि उसी उसी कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा स्पोलिया के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, कंपाइल और दोबारा डिप्लॉय। और अब यहाँ पे हम करेंगे डिप्लॉय। अब जब हम लाइव नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय करेंगे ना और हमने अपनी मेटामास्क की एक्सटेंशन को कनेक्ट किया हुआ है तो ये हमेशा हमसे कंफर्मेशन पूछेगा जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करने लगेंगे। जब हम रीड करेंगे तो फ्री कर देगा, लेकिन जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमसे पूछेगा कि क्या ये आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बदले हमें इतनी फीस नेटवर्क को पे करनी पड़ेगी। हमारे पास जो बैलेंस पड़ा वो पड़ा हुआ 0.05 स्पोलिया इथेरियम, जबकि नेटवर्क की फीस लगेगी 0.0015। इसका मतलब हमारे पास बैलेंस है, हम इसको कंफर्म कर देते हैं यहाँ से। अब ये देखें कि इसलिए ट्रांजेक्शन व्यू ऑन ईथर स्कैन करते हैं। किया तो हमें स्पोलिया डॉट ईथर स्कैन पे ही ले गए। और यहाँ पे ये हमारी ट्रांजेक्शन हमारे इस अकाउंट से प्रोसेस हुई है F4F के साथ। अच्छा, चेक कर लेते हैं कि हमारा अकाउंट ये था F4F हमारा ये अकाउंट है। ठीक है, मतलब हमारे अकाउंट में से अब स्पोलिया के नेटवर्क पे ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुई है और इसका स्टेटस सक्सेस है। ठीक है, अच्छा जी, एक और अभी चीज़ देखनी पड़ेगी, छोटी सी चीज़, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस स्पेंड करने पे आ रहे हैं इंशाल्लाह। अब इस ट्रांजेक्शन की अगर हम डिटेल चेक करें ना तो ये देखिए इसने हमें एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दे दिया है। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करके अब हम जाते हैं स्पोलिया के नेटवर्क के ऊपर और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की टैब में, और अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो कोड है वो हमारे पास, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की टैब पे क्लिक करेंगे ना तो हमें वो कोड नजर आएगा कि आपने इसमें कौन सा कोड यूज़ किया है। मतलब जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना तो उसका कोड हमेशा पब्लिक रखते हैं उसको वेरीफाई करवाने के बाद, ताकि जो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करें, जो कि इस कॉइन में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, तो उनको पता हो कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या कोड लिखा हुआ है, क्या इसमें कोई डिलीट का फंक्शन तो नहीं है जो कि आपके बैलेंस को डिलीट कर दे, या फिर इसमें ऐसा फंक्शन तो नहीं है जो कि अनलिमिटेड कॉइन्स को माइन करना शुरू कर दे। तो वो चीज़ ट्रस्ट क्रिएट करती है इन्वेस्टर्स के साथ। तो जो भी इन्वेस्टर आपके कॉइन में इन्वेस्ट करेगा वो सबसे पहले आपके कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करेगा, उसको रीड करेगा, उसके कोड को। तो कोड आपका यहाँ पे अवेलेबल होता है, लेकिन कोड को अवेलेबल करवाने के लिए फिर आपको वेरीफाई एंड पब्लिश करना पड़ता है। तो वेरीफाई एंड पब्लिश करने के लिए यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो सिंगल सॉलिडिटी की फाइल चाहिए होगी आपको। ठीक है, और यहाँ पे सॉलिडिटी का वर्जन कौन सा आपने यूज़ किया वो भी बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपने 0.8.20 यूज़ किया तो यहाँ पे जीरो पॉइंट 8.2 फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला वर्जन यूज़ किया। सिंगल फाइल से मुराद क्या है? सिंगल फाइल से ये मुराद होता है कि आपका जो कोड है वो एक सिंगल फाइल में पड़ा हुआ है, ये वाली फाइल hello.soul के नाम से। ठीक है जी, तो इसके बाद नो लाइसेंस और कंटिन्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीख लिया, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना सीख लिया, इसी तरीके से मेननेट पे भी डिप्लॉय होगा। अब हम कॉन्ट्रैक्ट को सीख रहे हैं उसको वेरीफाई करवाना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करवाने के बाद इसका ये वाला जो कोड है ना, ये हमें इसको बताना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट का जो API कोड है, अच्छा ये API कोड भी इंपॉर्टेंट होता है। API कोड बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर आपकी सारे डिटेल होती है फंक्शंस की, ताकि जो वेब3 एप्लीकेशन है उसको यूज़ कर सके कॉन्ट्रैक्ट को। तो API कोड कहाँ से जनरेट होता है जी, देख लेते हैं। कॉपी API, ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है, इसका कॉपी API कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ कोड भी दे देते हैं। ओके, ये कह रहा है मल्टी लाइन सपोर्टेड नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ब्राउजर में इसको पेस्ट करें, दोबारा पेस्ट करें, दोबारा सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लें और दोबारा इसी के अंदर आके इसको पेस्ट कर दें। सिंगल लाइन होगी। क्या डिग्री के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि ये
इस एरर को भी कॉपी कर लेते हैं साथ। ठीक है, इसने अभी हमें सिंगल सिंगल लाइन में वो एबीए कोड बना के दे दिया। ये बेसिकली जेसन होती है, इसके अंदर आपके सारे फंक्शंस की डेफिनेशन पड़ी होती है। तो अब हमारे पास सिंगल लाइन हो गई है इसको, ये अभी सिंगल लाइन हो गया कोड। ठीक है जी, अब इसको वेरीफाई और पब्लिश कर देते हैं। इनवैलिड कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट प्रोवाइडेड, प्लीज वेरीफाई दैट द। अच्छा जी, इसको इसी को कॉपी करके इधर ले जाते हैं। हम्म। सर प्लीज इस प्रोसीजर को एक टास्क में ऐड कर दीजिएगा ताकि हम खुद करके देखें। हाँ ठीक है, आप खुद कर लीजिए। इसमें एरर, कोई एरर आ रही है वर्जन की ना, तो जो सॉलिडिटी का वर्जन है उसमें कोई एरर आ रही है, उसको फिर देखना पड़ेगा। लेकिन ये वेरीफाई एंड पब्लिश हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे इशू आ रहा है बस। तो इसमें करना क्या होगा कि हमें दोबारा इस कॉन्ट्रैक्ट को ना रीडायरेक्ट करवा के तो दोबारा डिप्लॉय करना होगा। अभी देखिए इसने अभी यहाँ पे हमें जो इसने दिया है ना कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला, इसको हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा ताकि हम इसमें डिफॉल्ट ये मैसेज में पुट ना करें, इस वजह से एरर आ रहा था। ठीक है, इसको ये दे देंगे ना, तो जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तभी हमसे वैल्यू मांग लेगा और फिर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा। खैर ये आप लोग खुद ही कर लेना, अगर किसी को नहीं समझे तो पूछ लें इस एरर की। ये देखिए कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे इस जगह पे हमने एक हार्ड कोड वैल्यू पास की हुई है, इसको हमें डायनामिक करना होगा ताकि हम जब इसको डिप्लॉय करें तो यहीं पे इसको वैल्यू वहीं पे पास करें इसको, जैसे इसने यहाँ पे की है ये वाली। तो इस तरीके से फिर वो डिप्लॉय करेगा उसको करेक्टली। यहाँ पे एरर आ रहा था। अच्छा, बस एक नजर आता मुझे। अच्छा जी, आपको ये चेक करवा देता हूँ कि जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे ना, जब इसका कोड वेरीफाई करवा लेंगे तो फिर हमें एट द एंड जब कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो एक तो ये वेरिफिकेशन का टैग यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा ये कि आप इसका कोड रीड कर सकते हैं। आप अपने मेटामास्क को वैसे इथीरियम इसके साथ यहाँ पे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके फंक्शन को रीड राइट जो भी करना आप कर सकते हैं डायरेक्टली, और इस तरह इसके कोड को भी रीड कर सकते हैं।
ये इधर से कोड होता है लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोड में आपको कोड मिल जाएगा। अभी उन्होंने कोड इसका पता नहीं हाइड किया क्या किया हुआ, लेकिन इसके अलावा आप इसको इसके कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन को यहाँ से रीड कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन को राइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को बैलेंस सेंड करना चाह रहे हैं तो यहीं पे आपका मेटामास्क कनेक्ट हो जाएगा और यहीं से आप किसी को बैलेंस सेंड भी कर सकते हैं और अपना बैलेंस यहीं पे रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क, वरना फिर सेशन को हम एंड करते हैं और आपको टास्क असाइन कर देते हैं। सबको समझ आ गई है? प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सही है जी, तो हम इसको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि शुरू से लेके हमने अभी तक क्या किया कि ब्लॉकचेन की इंट्रोडक्शन की है, ब्लॉकचेन के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें प्राइवेट की पब्लिक की क्या होती है। ठीक है, मेटामास्क क्या होता है उसको हमने देख लिया, मेटामास्क में हमने टेस्ट बैलेंस ऐड करना सीख लिया। ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन किस प्रोसेस किन स्टेजेस से प्रोसेस होती है उनको हमने देख लिया, और उसके बाद हमने एक हेलो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाना भी सीख लिया, उसको लोकल होस्ट पे टेस्ट नेट पे भी डिप्लॉय करना सीख लिया, और स्पोलिया जो टेस्ट नेटवर्क है उसका हमने बैलेंस जो फ्यूचर कैसे गेट करने हैं वो भी सीख लिया। ठीक है, और इथर स्कैन के ऊपर इस ट्रांजेक्शन को हम वेरीफाई कैसे करते हैं उसका भी हमें आइडिया हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जो है वो एक प्रॉपर ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। उसके बाद ERC-721 ये कॉन्ट्रैक्ट की टाइप होती है, जो NFT कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी बनाना सीखेंगे। और उसके बाद फिर आस्ता हम क्या करेंगे कि Web3 एप्लीकेशन बनाएंगे। Web3 एप्लीकेशन से मराद ये कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को वेबसाइट के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से यूजर इंटरफेस के साथ हम उसको कैसे डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उस बारे में सीखेंगे। और अल्टीमेटली हम एक प्रॉपर Web3 की एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम कुछ लोग ICO पे काम करेंगे, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग पे काम करेंगे, कुछ लोग NFT कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और कुछ लोग NFT मार्केट प्लेस भी बनाएंगे AI के साथ। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट जो सेशन है वहाँ तक आपका कर्सर जो है वो लाजमी रेडी होना चाहिए। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। अगर आपके पास फर्दर कोई क्वेश्चन हुए तो प्लीज़ आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, और आपके जो टास्क हैं वो इंशाल्लाह इसके बाद आपको मिल जाएंगे, और इसका 1 वीक का टाइम होगा टास्क की सबमिशन का, और टाइम कैसे ट्रैक करना है वो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।